सो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल। मैंने डिसाइड किया है कि हम ना ड्रैगन बॉल की सारी सीरीज को कवर करेंगे और जो ये सीरीज होगी इसका हर एक एपिसोड 30 मिनट्स मिनिमम का होगा, ताकि जो लोग कह रहे थे ना कि वीडियोस छोटी होती हैं तो उन्हें अब किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला। और आप टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी पहले ही थोड़ी सी वीडियोस बना के रख ली है ताकि आपको वीडियोस में डिले देखने को ना मिले। अब बस आपके ऊपर है कि आप इन वीडियोस के ऊपर कितना अच्छा रिस्पॉन्स लाते हो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम वीक में मल्टीपल वीडियोस को भी अपलोड करेंगे। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं गोकू की मजेदार जर्नी को। तब हम यहाँ माउंटेन्स में गोकू को देखते हैं, जो कि शहर से बिल्कुल अनजान अकेला वहाँ पर रह रहा होता है। उसने कुंफू भी सीखा होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया होता है और एक पेड़ के टुकड़े को लाकर एक ही पंच से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब हम यहाँ पर बुल्मा को देखते हैं, जो कि शहर से वहाँ पर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते हुए आई होती है। और यहाँ गोकू के पास भी एक ड्रैगन बॉल होती है, जो कि उसके ग्रैंडपा की आखिरी निशानी भी होती है। तो गोकू शिकार करने के लिए जाने लगता है, पर तभी वो ड्रैगन बॉल चमकने लगती है, जिस वजह से गोकू को लगने लगता है कि शायद उसके ग्रैंडपा उसे कुछ कहना चाह रहे हैं। पर उसके बाद ड्रैगन बॉल में कोई हरकत ना होने की वजह से वो शिकार करने के लिए जंगल में चला जाता है और मजे से एप्पल्स को खाने लगता है। तो गोकू गलती से एक टाइगर को तंग कर देता है, जिस वजह से वो उसके पीछे पड़ जाता है। गोकू उसे चकमा देके उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। तब वहाँ की फिशेस को देखकर उसका फिश खाने का मन करने लगता है, जिस वजह से वो अपनी पूंछ की मदद से एक बड़ी फिश को पकड़ लेता है। और जैसे उस फिश को घर लेकर जा रहा होता है, वैसे ही बुल्मा की गाड़ी उससे टकरा जाती है, जिस वजह से उसे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो कि उसका खाना चुराने आया है। जिस वजह से वो बुल्मा की गाड़ी को पकड़ लेता है और बुल्मा इस बात से तंग होके गोकू के ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देती है। पर गोकू को उससे कुछ नहीं होता और वो बुल्मा को गॉब्लिन बुलाने लगता है। तब बुल्मा उसे समझाती है कि वो गॉब्लिन नहीं है बल्कि इंसान है। पर गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसने ग्रैंडपा के अलावा किसी और ह्यूमन को नहीं देखा होता। तब बुल्मा उसे बताती है कि वो एक लड़की है, जिस वजह से गोकू को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि अगर वो किसी लड़की से मिले तो उसे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना है। और जैसे बुल्मा गोकू से उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछने लगती है, तो गोकू चेक करने लगता है कि बुल्मा की तो कोई पूंछ ही नहीं है। और बुल्मा ये सोच रही होती है कि गोकू एक्सेसरीज को असल में अपनी पूंछ समझ रहा है। तब गोकू को पता चलता है कि जिस मॉन्स्टर के ऊपर उसने हमला किया था वो असल में एक कार थी, जिसके बारे में उसके ग्रैंडपा ने उसे बताया होता है। और इस चीज से उसे पता चल जाता है कि बुल्मा सिटी से आई है। तो गोकू बुल्मा को अपने घर बुलाता है और बुल्मा भी इसके लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि गोकू के पास ड्रैगन बॉल है। और क्योंकि गोकू इतना ज्यादा ताकतवर है तो उसे लग रहा होता है कि वो गोकू को कहीं इस्तेमाल कर सकती है। तब वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और गोकू बुल्मा का नाम सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। तो गोकू घर जाकर देखता है कि ड्रैगन बॉल चमक रही है, जिस वजह से बुल्मा उस ड्रैगन बॉल को उठा लेती है। पर गोकू उस ड्रैगन बॉल से उसे दूर कर देता है। मेरे ग्रैंडपा को छूना बंद करो, ये उनकी आखिरी निशानी है, तो इसे लड़कियां इन्हें टच नहीं कर सकती। देखो ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, पर मैंने ऐसा होते हुए पहली बार देखा है। तब बुल्मा गोकू को 2 ड्रैगन बॉल्स दिखाती है और उसे समझाती है कि ये ग्रैंडपा नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल्स हैं। और उसके ड्रैगन बॉल इसलिए ग्लो कर रही है क्योंकि बुल्मा वहाँ पर उन दोनों ड्रैगन बॉल्स को लाई है। तब वो तीनों ड्रैगन बॉल्स जैसे इकट्ठी होती हैं, वैसे ही वो तीनों ग्लो करने लगती हैं। तब गोकू ड्रैगन बॉल्स के बारे में पूछने लगता है और बुल्मा उसके बारे में बताने के लिए तैयार हो जाती है। तब हम यहाँ पर एक विलन पिलाफ को देखते हैं, जो कि खुद ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहा होता है और उसे एक ड्रैगन बॉल मिल जाती है, जिस वजह से वो विश मांगने की कोशिश करने लगता है। पर तभी उसकी एक साथी उसे रोक देती है। ये चाहे एक ड्रैगन बॉल हो, पर ये अकेली कुछ नहीं कर सकती। इस दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और जब सातों की सातों ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी लाई जाती हैं, तो ड्रैगन्स के लॉर्ड शेनलॉन्ग सामने आते हैं और उसके बाद वो आपकी कोई भी एक सिंगल विश पूरी करते हैं। तो ये सुनकर पिलाफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल्स के जरिए दुनिया पर राज करना चाह रहा होता है। तो यहाँ बुल्मा ने भी गोकू को ये सब कुछ बता दिया होता है और यहाँ उनके पास 2, 4 और 5 स्टार वाली ड्रैगन बॉल्स होती हैं। तब बुल्मा गोकू से उस ड्रैगन बॉल को मांगने लगती है, पर गोकू इसके लिए मना कर देता है और बुल्मा उसे रिझाने के लिए अपने स्कर्ट को ऊपर उठा देती है। पर गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो इसके लिए मना कर देता है। तब बुल्मा गोकू को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो ज्यादा ताकतवर बन सके। तब गोकू भी इसके लिए मान जाता है और बुल्मा उसे ये भी बताती है कि उसे दुनिया में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तब गोकू इससे बहुत
बहुत खुश होता है और अपनी ड्रैगन बॉल को देने से मना कर देता है। तब वो लोग अपनी जर्नी के लिए निकलने लगते हैं और गोकू बुल्मा से पूछने लगता है कि आखिरकार वो बाकी ड्रैगन बॉल्स को कैसे ढूंढेंगे। तब बुल्मा उसे बताती है कि उसे एक ड्रैगन बॉल रेडार बना रखा है जिसकी मदद से वो बाकी ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। तब बुल्मा वहाँ पर एक कैप्सूल की मदद से एक मोटरसाइकिल को बुला लेती है, जिस वजह से गोकू को लगता है कि वो एक विच है। पर बुल्मा के समझाने पर वो उस पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। तब एक जगह बुल्मा वॉशरूम के लिए एक पत्थर के पीछे चली जाती है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर बुल्मा को पकड़ लेता है और गोकू को लगता है कि वो मॉन्स्टर बुल्मा का दोस्त है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर गोकू को बांधकर बुल्मा को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। तब बुल्मा गोकू को उसे बचाने के लिए कहती है, जिस वजह से गोकू अपनी पूंछ की मदद से अपनी रस्सियों को खोल देता है और मोटरसाइकिल की मदद से बुल्मा के पास पहुंचने की कोशिश करने लगता है, पर वो वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाता, जिस वजह से वो अपनी स्टिक को एक्सटेंड करके सीधा उस मॉन्स्टर के सिर पर मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और गोकू सेफली लैंड कर जाता है और उसे बुल्मा को भी अपने डंडे की मदद से लटका दिया होता है, जिस वजह से बुल्मा भी बच गई होती है। तब बुल्मा और गोकू कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद रुक जाते हैं और बुल्मा अपने कैप्सूल की मदद से वहाँ पर एक घर बना लेती है, जिससे कि गोकू को अभी भी लग रहा होता है कि बुल्मा एक विच है। तब वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बुल्मा को पता चलता है कि गोकू को नहाने के बारे में कुछ नहीं पता है, जिस वजह से वो गोकू को नहलाने लगती है और वो देखती है कि उसकी वो पूंछ कोई एक्सेसरी नहीं है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाती है। पर उसने कभी भी किसी लड़के को बिना कपड़ों के नहीं देखा होता, जिस वजह से उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि लड़कों के पास सच में पूंछ होती है या नहीं होती। तब बुल्मा नहाने चली जाती है और गोकू भी वहाँ पर उसे नहलाने आ जाता है, जिस वजह से बुल्मा उसके ऊपर चीजें फेंक कर वहाँ से बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पिलाफ के पास भी एक स्टार ड्रैगन बॉल होती है और वो अपने एक साथी को जल्द से जल्द ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए कह रहा होता है, ताकि वो किसी और के हाथ ना लगे और कोई और इस दुनिया पर कब्जा ना कर ले। तभी वहाँ पर पिलाफ की एक और साथी आ जाती है, जो कि पिलाफ के लिए एक और ड्रैगन बॉल की खबर लाई होती है, जिस वजह से पिलाफ अपने साथियों को जल्द से जल्द उस ड्रैगन बॉल को हासिल करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ गोकू को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो खाना ढूंढने चला जाता है और उसे जैसे ही पिलाफ के साथियों का प्लेन दिखाई देता है, वैसे उसे लगता है कि वो कोई बर्ड है, जिस वजह से वो उसका शिकार करने चला जाता है। तब पिलाफ के साथी जहाँ पर पहुंचे होते हैं, वहाँ पर आसपास बहुत सारे स्केलेटन होते हैं, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है, जो कि उनके प्लेन को बर्ड कहने लगता है और उन्हें उसका खाना चुराने के लिए मना करता है। तब वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ्स आ जाते हैं, जो कि उन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं गोकू एक एक करके उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। तब पिलाफ के साथी वुल्फ से बचने के लिए प्लेन पर बैठ के उड़ जाते हैं, जिस वजह से गोकू को लगता है कि शायद वो उसका खाना लेकर जा रहे हैं और वो अपने पॉल की मदद से उड़ते हुए उस प्लेन को नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि वो प्लेन कोई बर्ड नहीं था। तब वो एक कैटरपिलर और एक वुल्फ को लेकर घर चला जाता है, ताकि वो उन्हें रोस्ट करके खा सके। पर बुल्मा इससे डर जाती है, जिस वजह से गोकू उसे अकेले ही खा लेता है और वो लोग उसके बाद सो जाते हैं। तब अगले दिन गोकू उठ के बुल्मा के पास चला जाता है, जहाँ पर वो ये देख के हैरान होता है कि बुल्मा के अखरोट गायब हो चुके हैं, जिस वजह से वो जोर जोर से चीखने लगता है। पर बुल्मा को कुछ समझ नहीं आता। तब बुल्मा बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है और गोकू बाहर जाके एक्सरसाइज करने लगता है, जहाँ पर वो अपनी ताकत से एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है और तभी उसे वहाँ पर एक टर्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर बुल्मा भी हैरान हो जाती है और वो टर्टल के कहने पर उसे कुछ सॉल्ट वाटर पीने के लिए देती है। तब उसे पता चलता है कि वो सी टर्टल ओशन में जाने का रास्ता भूल चुका है, जिस वजह से गोकू उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी ओशन को देखना चाह रहा होता है। पर बुल्मा इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से गोकू उस टर्टल को उठाकर अकेले चला जाता है। पर जैसे वो देखती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और गोकू के पास एक ड्रैगन बॉल है, तब वो गोकू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग समुद्र की तरफ निकल जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं, तो अचानक से रास्ते में एक भालू उन पर हमला कर देता है, जो कि उस सी टर्टल को खाना चाह रहा होता है और बुल्मा गोकू को उस सी टर्टल को देने के लिए कहती है, पर गोकू इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से वो बियर उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तब वो बियर गोकू पर हमला कर देता है, पर उसका कोई भी हमला गोकू को टच ही नहीं कर पा रहा होता। तब गोकू उसकी तलवार पर चढ़ जाता है और उसके माथे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से उसके माथे से खून निकलने लगता है और वो बियर मर जाता है। तो गोकू टर्टल से पूछने लगता है कि क्या वो सच में टेस्टी है, ताकि वो खुद उसे खा सके। पर वो टर्टल इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि गोकू सच में उसे खा सकता है। तब वो लोग समुद्र में पहुंच जाते हैं, जहाँ गोकू समुद्र को देखकर बहुत खुश होता है और टर्टल उन्हें शुक्रिया कहने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकने के लिए कहता है। तब हम यहाँ पर पिलाफ को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। तो उसके साथी वहाँ आकर उसे बताते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन गलत थी, जिस वजह से पिलाफ उन्हें बहुत डांटता है। पर तभी उसे एक ड्रैगन बॉल की लोकेशन का पता चलता है, जो कि एक टर्टल हर्मिट नाम के एक बूढ़े आदमी के पास होती है। तब वो लोग वहाँ से प्लेन में बैठ के निकल जाते हैं और यहाँ टर्टल अपने साथ एक
बूढ़े आदमी को लाया होता है जो कि असल में टर्टल हर्मिट होता है। तो वो टर्टल हर्मिट को बताता है कि गोकू ने उसकी मदद की है, जिस वजह से हर्मिट गोकू को प्रेजेंट देने के लिए फोनिक्स को वहाँ पर बुलाने लगता है। पर वहाँ पर कोई फोनिक्स नहीं आता क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग की वजह से पिछले साल मर गया होता है, जिस वजह से बुल्मा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इमोर्टल होने के बावजूद भी कैसे मर गया। तो टर्टल हर्मिट गोकू को प्रेजेंट देने के लिए किंटो उनको वहाँ पर बुलाता है, जो कि असल में एक येलो कलर का उड़ने वाला क्लाउड होता है और उस पर बैठकर कोई भी आसमान में उड़ सकता है, पर उस पर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ होता है। तो टर्टल हर्मिट खुद उस क्लाउड पर बैठकर गोकू को डेमोन्स्ट्रेट करने लगता है, पर वो खुद ही उस बादल पर बैठ ही नहीं पाता। तो गोकू उस बादल पर बैठने की कोशिश करने लगता है और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पिलाफ और उसके साथी टर्टल हर्मिट के घर पहुंच जाते हैं और पिलाफ उसे आवाज लगाने लगता है, पर उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि टर्टल हर्मिट वहाँ पर है ही नहीं, जिस वजह से वो मास्टर की के जरिए उसके घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। तब उसके साथी उसे बताते हैं कि उसने गलती से उस घर के डोर को लॉक कर दिया क्योंकि वो घर तो पहले से ही अनलॉक था, जिस वजह से बेचारे का पॉपट हो जाता है। तब यहाँ गोकू मजे से बादल के ऊपर उड़ रहा होता है, जिस वजह से बुल्मा टर्टल हर्मिट को उसे भी कुछ देने के लिए कहती है। और जैसे टर्टल हर्मिट टर्टल से पूछता है कि क्या बुल्मा ने उसकी मदद की थी, वैसे ही टर्टल इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से टर्टल हर्मिट उसे अपनी पैंटी दिखाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर बुल्मा और टर्टल दोनों ही शर्मा जाते हैं और टर्टल को समझ में आ जाता है कि इन्हीं बुरे ख्यालातों की वजह से टर्टल हर्मिट क्लाउड पर नहीं चढ़ पा रहे थे। तब बुल्मा इसके लिए तैयार हो जाती है और वो करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तब उस नजारे को देखकर टर्टल हर्मिट को बहुत मजा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि उसे बुल्मा को क्या देना चाहिए। तब बुल्मा को टर्टल हर्मिट की गले में ड्रैगन बॉल दिखाई देती है, जिस वजह से वो टर्टल हर्मिट को उसे देने के लिए कहती है, पर टर्टल हर्मिट इसके लिए मान नहीं रहा होता, जिस वजह से बुल्मा फिर से रिपीट टेलीकास्ट करने लगी होती है और उसे इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब टर्टल हर्मिट उसे वो बॉल देने के लिए मान जाता है और वो दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तब घर जाके बुल्मा को पता चलता है कि उसने आज पैंटी तो पहनी ही नहीं थी और ऐसा इस वजह से हुआ होता है क्योंकि गोकू ने सुबह सुबह बॉल्स को चेक करने के लिए उसकी पैंटी उतार दी होती है, जिस वजह से बुल्मा मशीन गन से उस पर हमला कर देती है। तब यहाँ टर्टल हर्मिट के घर के बाहर क्रोकोडाइल सन बाथ ले रहा होता है और अंदर पिलाफ और उसके साथी घर की छानबीन कर रहे होते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो बाहर क्रोकोडाइल को चाकू दिखा के उससे टर्टल हर्मिट के बारे में पूछने लगता है। तब टर्टल हर्मिट वहाँ पर आ जाता है और जैसे वो लोग उससे ड्रैगन बॉल के बारे में पूछते हैं, वैसे टर्टल हर्मिट उन्हें बताता है कि उसने तो वो बॉल बुल्मा को दे दी थी, जिस वजह से वो अपनी प्लेन को बोट में कन्वर्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं और टर्टल हर्मिट को उनकी शिप को धक्का देने के लिए कहते हैं, जिस वजह से टर्टल हर्मिट उनकी शिप के अंदर छेद कर देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब यहाँ बुल्मा भी उस क्लाउड पर नहीं बैठ पा रही होती और वो लोग अपनी अगली जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पिलाफ और उसके साथी बोट में छेद होने की वजह से डूब जाते हैं। तब यहाँ बुल्मा और गोकू अगली ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं और बुल्मा गोकू पर ध्यान देते देते नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो रोने लगती है। पर जैसे ही गोकू से बताता है कि ड्रैगन बॉल चमक रही है, वैसे ही वो खुश हो जाती है और तभी उन्हें वहाँ पर एक विलेज दिखाई देता है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि वो ड्रैगन बॉल वहाँ पर है। तब वो लोग देखते हैं कि उस विलेज में से तो कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, जिस वजह से गोकू एक विलेजर के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है, पर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आता, जिस वजह से गोकू दरवाजे के लॉक को तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ के घर का मालिक गोकू के सिर के ऊपर एक्स मारता है और उस एक्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो गोकू उस बंदे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं वो बंदा इसलिए डरा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि गोकू ओलोंग है जो कि उसकी बेटी को लेने आया है। तो गोकू उसे बताता है कि वो ओलोंग नहीं है, जिस वजह से सारे गाँव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और गोकू उस लड़की को पहचानने के लिए उसके नट्स को चेक करने लगता है, जिस वजह से बुल्मा उसे एक जोरदार मुक्का मारती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। तब बुल्मा ओलोंग के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि ओलोंग अलग अलग मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो सकता है और वो इतना ज्यादा ठरकी है कि उसने उनके विलेज की लड़कियों को किडनैप कर लिया है और अब वो उस बंदे की लड़की के पीछे पड़ा है और उसने ये धमकी दी है कि अगर कोई इसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे मार डालेगा। तब बुल्मा को एक आइडिया आता है और वो सबको ड्रैगन बॉल दिखा के ये पूछने लगती है कि क्या किसी के पास वो ड्रैगन बॉल है। तब एक दादी उसे वो ड्रैगन बॉल दिखाती है, जिस वजह से बुल्मा उनके साथ एक डील करती है कि अगर वो लोग ओलोंग को संभाल लेंगे तो वो लोग उन्हें वो ड्रैगन बॉल दे देंगे, जिस वजह से गाँव वाले इसके लिए मान जाते हैं। तब बुल्मा गोकू को एक लड़की में कन्वर्ट कर देती है ताकि ओलोंग उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाए, जिस वजह से गोकू वहां जाकर उन लड़कियों को बचा सके। तब ओलोंग वहां पर आ जाता है, जिस वजह से बुल्मा गोकू को लड़की बनाकर बाहर निकाल देती है और गोकू को बहुत ज्यादा जोर से सुसु लगी होती है, जिस वजह से ओलोंग को लगता है कि वो उससे डर रही है और तब वो एक आदमी की फॉर्म ले लेता है ताकि उस लड़की को उससे डर ना लगे। पर बुल्मा उस पर फिदा होके बाहर आ जाती है, जिस वजह से ओलोंग ये डिसाइड करता है कि अब वो उन दोनों लड़कियों को वहां ले जाएगा। पर तभी गोकू सबके सामने सुसु करने लगता है, जिस वजह से ओलोंग को पता
लगता है कि वो तो एक लड़का है और वो गुस्से में एक साड में कन्वर्ट हो जाता है और बुल्मा वापस घर के अंदर चली जाती है। तब गोकू ओलोंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी ओलोंग टाइम को देखकर वहाँ से भाग जाता है और बाहर जाकर एक पिगी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से किसी को पता नहीं चलता कि वो ओलोंग है। तब हमें पता चलता है कि ओलोंग 5 मिनट के अंदर जितने भी मर्जी बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर 5 मिनट के बाद उसे 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है ताकि वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो सके। तब गोकू को ओलोंग कहीं भी नहीं मिलता और जैसे 1 मिनट गुजरता है वैसे ही ओलोंग दोबारा से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो गोकू को डरा सके, पर गोकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओलोंग को जैसे पता चलता है कि गोकू ने कुंफू सीखा है, वैसे वो उसके सामने ईंटें रख देता है जिसे गोकू एक ही बारी में तोड़ देता है और ओलोंग डर के मारे वहाँ से उड़ने लगता है। तब बुल्मा गोकू को ओलोंग को पकड़ने के लिए कहती है, जिस वजह से गोकू बादल पर बैठकर ओलोंग के पीछे चला जाता है और ओलोंग मिसाइल में बदलकर गोकू से बचने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसका टाइम पूरा हो जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और गोकू उसे पकड़कर गांव में ले जाता है जहाँ पर ओलोंग सबसे माफी मांगता है और सभी लोग ओलोंग को उसके सेफ हाउस पर चलने के लिए कहते हैं, जहाँ पर जाकर वो सभी लोग देखते हैं कि वो सेफ हाउस तो काफी बड़ा होता है और वहाँ पर किडनैप की हुई सारी लड़कियां तो मजे कर रही होती हैं, जिस वजह से दादी बुल्मा को वो ड्रैगन बॉल दे देती है। तो यहाँ गोकू और बुल्मा 6th ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और बुल्मा साथ में ओलोंग को भी लाई होती है ताकि वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी का इस्तेमाल कर सके, पर ओलोंग इसके लिए मना करने लगता है। पर बुल्मा उसे अपनी हॉटनेस का जलवा दिखा के उसे मना लेती है, जिस वजह से ओलोंग मान जाता है। तो ओलोंग को पता चलता है कि वो माउंट फ्राई पैन जा रहे हैं जहाँ पर ग्यू माउ रहता है जिसे डीमंस का एम्परर कहा जाता है और जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं वो मारे जाते हैं, जिस वजह से ओलोंग एक फिश में कन्वर्ट होके वहाँ से भागने लगता है। तो गोकू पानी के अंदर उसे ढूंढने चला जाता है, पर ओलोंग उसे कहीं भी नहीं मिलता, जिस वजह से बुल्मा अपनी पैंटी को चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए पानी में फेंक देती है, जिस वजह से ओलोंग उसके झांसे में आ जाता है और फिर से पकड़ा जाता है। तब वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर बुल्मा ओलोंग को एक कैंडी खाने के लिए देती है और तभी उनकी बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो ओलोंग को चप्पू बनाकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। तब बुल्मा नोटिस करती है कि उसके कैप्सूल्स गायब हो चुके हैं, जिस वजह से वो ओलोंग को उसे ढूंढने के लिए कहती है, पर ओलोंग इस चीज से मना कर देता है और जैसे गोकू और बुल्मा आपस में बहस कर रहे होते हैं वैसे ही ओलोंग पत्ती गली से निकल जाता है। तो गोकू ओलोंग को ढूंढने लगता है और हम देखते हैं बुल्मा पी पी चिल्लाते हुए ओलोंग को बुलाने लगती है, जिससे कि ओलोंग का पेट खराब हो जाता है और हमें पता चलता है कि जो बुल्मा ने कैंडी दी होती है उसकी वजह से ओलोंग का ऐसा हाल हो रहा होता है और उस कैंडी का असर 1 महीने तक रहने वाला होता है, जिस वजह से ओलोंग उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और गोकू ओलोंग को तंग करने के लिए पी पी चिल्लाने लगता है, जिससे कि ओलोंग का पेट फिर से खराब हो जाता है। तब बुल्मा के कहने पर ओलोंग स्कूटर में कन्वर्ट हो जाता है, पर वो बुल्मा का भार नहीं सह पाता, जिस वजह से उन्हें पैदल चलना पड़ता है और वो रेगिस्तान में घूमते हुए बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तब बुल्मा एक छांव देखकर वापस सो जाती है और गोकू को यहाँ पर बहुत भूख लग रही होती है। तब हम यहाँ पर यामाचा को देखते हैं और उसका साथी पुआरू उसे बताता है कि वहाँ पर कुछ लोग आए हैं, जिस वजह से वो लोग उन्हें लूटने का डिसाइड करते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। तो यामाचा गोकू और ओलोंग को उनका सब कुछ उन्हें देने के लिए कहने लगता है और हम देखते हैं ओलोंग पुआरू को पहचान लेता है क्योंकि वो लोग साथ में ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल गए होते हैं जहाँ पर ओलोंग ने पुआरू को बुली किया होता है और पुआरू यामाचो को बताता है कि ओलोंग एक ठरकी है जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। तो ओलोंग यामाचो को कुछ भी देने से मना कर देता है, जिस वजह से यामाचा अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और बुल्मा इस सब के बावजूद भी आराम से सो रही होती है। तो यामाचा गोकू के ऊपर हमला कर देता है और गोकू उसके हमले से बच जाता है और अपने पोल को एक्सटेंड करके यामाचा को दूर फेंक देता है। तो यामाचा उस पोल को पहचान लेता है और उसे पता चलता है कि गोकू के ग्रैंडपा का नाम सन गोहान है, जो कि हर मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे और बहुत ज्यादा फेमस भी। तो यामाचा सीरियस होके गोकू के ऊपर हमला कर देता है और भूख की वजह से गोकू का ध्यान नहीं होता, जिस वजह से यामाचा उसे दूर फेंकने में कामयाब हो जाता है और वो एक मलबे के नीचे दफन हो जाता है। तो ओलोंग ये देख के पतली गली से निकलने लगता है, पर पुआरू उसे रोक लेता है, जिस वजह से ओलोंग उसे अपना कैप्सूल देने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी गोकू वापस आ जाता है और यामाचा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो गोकू यामाचा को थप्पड़ मार के दूर पटक देता है, जिस वजह से यामाचा गुस्से में उस पर हमला करने लगता है, पर गोकू भूख की वजह से ज्यादा देर खड़ा नहीं हो पा रहा होता। तब बुल्मा की नींद टूट जाती है और यामाचा जैसे ही बुल्मा को देखता है वैसे ही वो पूरी तरह से कांपने लगता है और वहाँ से खिसक लेता है, जिस वजह से किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। और बुल्मा को यामाचा बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि यामाचा इसलिए भागा होता है क्योंकि वो लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो किसी भी कीमत पर उस कैप्सूल को चुराना चाह रहा होता है। तब यहाँ यामाचा ये डिसाइड करता है कि अब वो रात को उनके कैप्सूल्स को चुरा कर रहेगा और यहाँ ओलांग ने भी अपने कैप्सूल का इस्तेमाल करके एक मोबाइल होम बना लिया होता है जहाँ पर बैठकर वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब यहाँ रात को पिलाव के साथी भी आ जाते हैं और ओलोंग की गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगाने लगते हैं,
पर गलती से वो बम शू के हाथ में चिपक जाता है और तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से वो वहाँ से खिसक लेते हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर यामाचा आया होता है और वो पुआरू को बुल्मा को वहाँ से बाहर लेकर जाने के लिए कहने लगता है ताकि वो उसके नामौजूदगी में उन कैप्सूल्स को चुरा सके। तब ओलोंग गोकू से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग माउंट फ्राई पैन पर जाना क्यों चाहते हैं, जिस वजह से गोकू उसे ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताता है। तब यामचा मोबाइल होम के पास आ जाता है और गलती से बुल्मा को नहाते हुए देख लेता है, जिससे कि वो हक्का बक्का रह जाता है। तब वो लोग गोकू और ओलोंग की ड्रैगन बॉल्स वाली बात सुन लेते हैं, जिस वजह से यामाचा ये डिसाइड करता है कि वो भी ये विश मांग के रहेगा कि उसे किसी भी लड़की को देखकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ ओलोंग लड़की मांगने की बात कर रहा होता है। तब बुल्मा भी नहा के बाहर आ जाती है और ओलोंग उन दोनों को जूस पिला देता है, जिस वजह से उन्हें नींद आने लगती है। और बुल्मा जाते जाते ओलोंग को उसके कपड़े धोने के लिए कहती है। तब शू अभी भी अपने हाथों से उस बम को नहीं हटा पा रहा होता और ना ही वो उसे डिफ्यूज कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो उसका टाइम चेंज करके सुबह के 8 बजे रख देता है। तो यहाँ ओलोंग बुल्मा के कमरे में चला जाता है और यामचा मोबाइल होम के अंदर आ जाता है। तब पुआरू गोकू में कन्वर्ट होके ओलोंग के पास जाने लगता है, जिससे कि ओलोंग डर जाता है और उसे लगने लगता है कि गोकू बुल्मा को उसके गंदे इरादों के बारे में बता देगा, जिस वजह से वो बुल्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और तब पुआरू ओलोंग को लेकर बाहर चला जाता है, पर यामचा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो ऊपर चला जाता है और वहाँ पर बुल्मा को देख लेता है, जिस वजह से उसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ओलोंग पूरी रात वहाँ पर रखवाली करता है। तब पिलाफ के साथ ही दोबारा से बॉम्ब को मोबाइल होम के नीचे सेट कर देते हैं और यहाँ बुल्मा के कपड़े ना धुलने की वजह से उसे अजीब से कपड़े पहनने पड़ते हैं। तब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और यामचा उन पर मिसाइल से हमला कर देता है, जिस वजह से उनका मोबाइल होम डिस्ट्रॉय हो जाता है और यामचा उन पर गन पॉइंट करके उनसे ड्रैगन बॉल्स मांगने लगता है, पर गोकू इसके लिए मना कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर गोकू यामाचा का एक दांत तोड़ देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब गोकू और उसके साथियों को पैदल चलना पड़ता है और बुल्मा बेहोश हो चुकी होती है। तब यामचा ये डिसाइड करता है कि अब वो गोकू और उसके साथियों पर तब हमला करेगा जब वो लोग सारे के सारी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद यामचा उन ड्रैगन बॉल्स को उनसे छीन लेगा। तब यहाँ पिलाफ के साथी मोबाइल होम को चेक करने आए होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि बॉम्ब फट चुका है, पर तभी वो बॉम्ब फट जाता है और यहाँ यामाचा ने गोकू और उसके साथियों को एक कार दे दी होती है, जिसके अंदर उसने ट्रैकर लगाया होता है ताकि वो उनकी मूवमेंट्स पर नजर रख सके। तब 2 दिन के सफर के बाद गोकू और उसके साथी माउंट फ्राई पैन के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां जाकर पता चलता है कि माउंट फ्राई पैन के पास बहुत ज्यादा आग लगी हुई है। तो यामाचा भी उनका पीछा कर रहा होता है और यहाँ पिलाफ के साथी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो लोग इस बार फिर से ड्रैगन बॉल्स को हासिल नहीं कर पाए होते। तब वो लोग जैसे ही पिलाफ को इसके बारे में बताते हैं, वैसे ही पिलाफ उन्हें सहानुभूति देने लगता है, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि इस बार पिलाफ उन्हें माफ कर देगा। पर उसी टाइम पिलाफ उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें झटके देने लगता है, पर वो झटका गलती से उसे भी लग जाता है। तब माउंट फ्राई पैन को देखकर ओलोंग उन सभी को वापस चलने के लिए कहने लगता है और उन्हें बता रहा होता है कि वहाँ पर ऑक्स किंग है, जिस वजह से बुल्मा उससे ऑक्स किंग के बारे में पूछने लगती है। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या तुमने कभी ऑक्स किंग के बारे में नहीं सुना? वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोग तो उसे डीमन एम्परर भी कहते हैं, और जो भी उस माउंटेन के करीब जाता है वो मारा जाता है। देखो, उस माउंटेन के ऊपर एक कैसल है जिसके अंदर उसने वो सारा ट्रेजर छुपा कर रखा हुआ है जो कि उससे लोगों से चुराया था, और इस टाइम वो माउंटेन के नीचे कैसल की रखवाली कर रहा है, क्योंकि जब वो अपने बच्चे के साथ पिकनिक पे था तब माउंटेन पर आग लग गई, जिस वजह से वो कभी भी अपने कैसल में वापस नहीं जा पाया। तो इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि चाहे गोकू जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो पर वो ऑक्स किंग का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ओलोंग गाड़ी लेके वहाँ से भागने लगता है। बुल्मा फिर से पीपी बोल के ओलोंग को वापस बुला लेती है और यहाँ यामचा भी ये देखने के लिए एक्साइटेड होता है कि ऑक्स किंग गोकू का क्या हाल करेगा। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि डायनासोर से बच के भाग रही होती है और डर के मारे अपने एक ही हमले से उस डायनासोर का सिर काट देती है और खुद ही उससे डर के उस डायनासोर को जला देती है, जिसे देखकर यामचा और पुआरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो लड़की यामचा के पास आ जाती है और उसी से डर कर उस पर हमला कर देती है, जिससे यामचा उस लड़की को मार के उसे बेहोश कर देता है। और यामचा उस लड़की के सामने इसलिए नॉर्मल होता है क्योंकि उसे छोटी लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ गोकू और उसके साथी माउंट फ्राई पैन के पास पहुँच जाते हैं और बुल्मा गोकू को फ्लाइंग निम्बस पर उड़ के कैसल तक जाने के लिए कहती है ताकि वो ड्रैगन बॉल को ढूंढ सके, जिस वजह से गोकू कैसल के पास जाने की कोशिश करने लगता है, पर वो
आग की वजह से वहाँ पर नहीं जा पाता और उसकी पूंछ भी थोड़ी सी जल जाती है। तब ऑक्स किंग बुल्मा और ओलोंग पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो लोग वहाँ पर उसका ट्रेजर चुराने आए हैं, जिसके लिए बुल्मा और ओलोंग मना करने लगते हैं और बुल्मा चीख चीख के गोकू को बुलाने लगती है। तब गोकू अपने पावर पोल को बड़ा करके वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ आके अपने साथियों को बता देता है कि वो कैसल में नहीं घुस पाया है, जिस वजह से ऑक्स किंग को यकीन हो जाता है कि वो लोग चोर हैं। तब ऑक्स किंग गोकू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब गोकू का कोई भी हमला ऑक्स किंग पर काम ही नहीं कर रहा होता और जैसे ही ऑक्स किंग गोकू का फ्लाइंग निम्बस देखता है, वैसे ही वो उसके बारे में पूछने लगता है। तो गोकू उसे बताता है कि उसे वो फ्लाइंग निम्बस टर्टल हर्मिट से मिला है, जिस वजह से ऑक्स किंग टर्टल हर्मिट के बारे में पूछने लगता है। और जैसे वो गोकू के पावर पोल को देखता है, तब उसे गोकू से ये भी पता चल जाता है कि वो गोहान का ग्रैंडसन है और हमें पता चलता है कि गोकू के ग्रैंडपा और ऑक्स किंग टर्टल हर्मिट यानी मास्टर रोशी के स्टूडेंट्स थे, जिस वजह से गोकू और ऑक्स किंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये तो सच में कमाल हो गया। तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे कहा गया है कि मास्टर रोशी के पास जो बाशो फैन है उससे मैं अपनी माउंटेन की आग को बुझा सकता हूँ। तो क्या तुम फ्लाइंग निम्बस पे जाके मास्टर रोशी से वो वाशो फैन ले आओगे? ठीक है, पर क्या तुम इसके बदले में मुझे ड्रैगन बॉल दे सकते हो? तब ऑक्स किंग इसके लिए मान जाता है। तब गोकू मास्टर रोशी के पास जाने लगता है और ऑक्स किंग उसे बताता है कि उसकी बेटी चीची मास्टर रोशी को ढूंढने गई है, तो अगर उसे रास्ते में वो मिले तो वो उसे लेकर मास्टर रोशी के पास चले जाए और साथ में वो गोकू को उससे शादी करने के लिए भी कहता है। तब ऑक्स किंग गोकू को अपनी बेटी की फोटो दिखाता है, जिसे देख के यामाचा को ध्यान आता है कि ये तो वही लड़की है जिसे उसने थोड़े टाइम पहले बेहोश किया था, जिस वजह से वो उस लड़की को उठाने वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अगर ऑक्स किंग को इसके बारे में पता चला तो ऑक्स किंग उसे नहीं छोड़ेगा। तब गोकू भी मास्टर रोशी के पास जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ यामाचा चीची को होश में ले आता है। तब चीची फिर से यामाचा पर हमला करने लगती है, पर यामाचा उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है, जिससे कि चीची शर्माने लगती है। और जैसे यामाचा देखता है कि गोकू वहाँ पर आ रहा है, वैसे वो पत्ती गली से वहाँ से निकल जाता है, जिस वजह से चीची को कुछ समझ नहीं आता। तब गोकू वहाँ पर आ जाता है और जैसे वो चीची को बुलाता है, वैसे चीची को लगने लगता है कि वो भी उससे प्यार करता है। तब गोकू उसे समझाने लगता है कि वो तो ऑक्स किंग की वजह से वहाँ पर आया है और उसे फ्लाइंग निम्बस के ऊपर बैठने के लिए कहता है, ताकि वो लोग मास्टर रोशी के पास जा सके। तो चीची फ्लाइंग निम्बस पर चढ़ते हुए गलती से गोकू की पूंछ को खींच लेती है, जिस वजह से गोकू नीचे गिर जाता है और चीची को समझाता है कि अगर कोई भी उसकी पूंछ को खींचता है तो उसकी ताकत अचानक से खत्म हो जाती है, जिससे कि यामाचा को भी गोकू की कमजोरी पता लग जाती है। तब गोकू चीची के नट्स चेक करने लगता है, जिससे कि उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़की है और चीची शर्मा के गोकू को नीचे फेंक देती है। तब वो लोग थोड़ी देर बाद फिर से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और गोकू के ऐसा करने की वजह से चीची ये डिसाइड करती है कि अब वो उसी लड़के की वाइफ बनेगी। तब गोकू एक डॉल्फिन से मास्टर रोशी के घर के बारे में पूछने लगता है और वो उसके बाद मास्टर रोशी के पास पहुंच जाता है। तब गोकू मास्टर रोशी को बताता है कि उसके साथ जो लड़की आई है वो ऑक्स किंग की बेटी है और उसका नाम चीची है, जिस वजह से मास्टर रोशी चीची के नाम का मतलब सोचने लगते हैं और चीची मास्टर रोशी की आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए उन पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अगर वो सच में मास्टर रोशी है तो वो उसके हमले से बच जाएंगे। पर वो हमला मास्टर रोशी को लग जाता है, जिस वजह से मास्टर रोशी को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है। तब गोकू उन्हें सारी बात बताता है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि वाशु फैन एक ऐसा फैन है जिसके एक स्विंग से एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, दूसरे स्विंग से बादल आ सकते हैं और तीसरे स्विंग से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो सकती है। तब मास्टर रोशी वाशु फैन देने के लिए मान जाते हैं, पर वो इसके बदले में बुल्मा को छूने की इच्छा जाहिर करते हैं, जिसके लिए गोकू मान जाता है, जिसके लिए टर्टल मना करने लगता है। पर मास्टर रोशी उसे बताते हैं कि ये एक बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं। पर टर्टल उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने इटर्नल लाइफ का पोशन पी रखा है, जिस वजह से उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तब गोकू इस डील के लिए मान जाता है और मास्टर रोशी इस चीज को चीची से सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। तब मास्टर रोशी उस बाशु फैन को ढूंढने लगते हैं, पर उन्होंने उसे फेंक दिया होता है, जिस वजह से मास्टर रोशी खुद उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गोकू और चीची फ्लाइंग निम्बस पर बैठकर निकल जाते हैं और मास्टर रोशी भी उड़ने वाले टर्टल पर बैठ के उनके साथ आने लगते हैं। तब वो सभी लोग माउंट फ्राइपैन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ऑक्स किंग मास्टर रोशी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब मास्टर रोशी रेपुटेशन की वजह से ऑक्स किंग को डांटने लगते हैं, जिस वजह से ऑक्स किंग उनसे माफी मांगने लगता है और उन्हें उस आग को बुझाने के लिए कहने लगता है। तब मास्टर रोशी बुल्मा से डील करने के लिए चले जाते हैं और ड्रैगन बॉल की वजह से बुल्मा ये
बात मान लेती है, जिस वजह से मास्टर रोशी आग को बुझाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और अपनी शर्ट को उतार के अपनी बॉडी के अंदर की एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं, जिससे कि उनके मसल्स फूल जाते हैं। और ऑक्स किंग को ये देखकर समझ में आ जाता है कि मास्टर रोशी कामेहामेहा का इस्तेमाल करने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस टेक्निक को देख रहा हूँ। ये तो मास्टर रोशी की स्पेशल टेक्निक है, जिसमें यूजर की बॉडी की सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की जाती है और उसके बाद एक ही बारी में रिलीज कर दी जाती है। ये तो सच में बहुत कमाल की है। तब मास्टर रोशी कामेहामे से उस माउंटेन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि उस आग के साथ साथ वो माउंटेन और कैसल भी गायब हो जाता है। तब वुल्मा और ओलोंग ड्रैगन बॉल रेडार की मदद से ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगते हैं और यहाँ गोकू मास्टर रोशी को उसे भी कामेहामेहा सिखाने के लिए कहने लगता है। पर मास्टर रोशी उसे बताते हैं कि उसे सीखने में 50 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। तब गोकू कामेहामेहा का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है और वो फर्स्ट ट्राई में ही उसे कर लेता है, पर उसकी पावर ज्यादा नहीं होती। तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ऑक्स किंग को यकीन हो जाता है कि गोकू सच में गोहान का ही पोता है। तब मास्टर रोशी को भी याद आता है कि गोकू के ग्रैंडपा ने उन्हें बताया था कि उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है जिसके पास एक पूंछ भी है। तब मास्टर रोशी को पता चलता है कि गोकू के ग्रैंडपा मर चुके हैं, जिस वजह से मास्टर रोशी गोकू को अपने पास ट्रेनिंग पर आने के लिए कहते हैं और गोकू भी ये डिसाइड करता है कि वो सारी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के बाद मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग करने चला जाएगा। तब वुल्मा और ओलोंग को ड्रैगन बॉल मिल जाती है और उनकी गाड़ी डिस्ट्रॉय होने की वजह से ऑक्स किंग उन्हें अपनी गाड़ी दे देता है, जिस वजह से वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मास्टर रोशी बुल्मा को अपना वादा पूरा करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से बुल्मा ओलोंग को उसमें कन्वर्ट होने के लिए कहती है और ओलोंग जाकर मास्टर रोशी के सपने को पूरा कर देता है, जैसे कि मास्टर रोशी की नाक से खून निकलने लगता है। तब यहाँ चीची गोकू को उसे अपनी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, पर गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो फिर भी इसके लिए हामी भर देता है। तब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और यामाचा और पोआरू भी उनका पीछा करने लगते हैं। तब यहाँ गोकू और उसके साथियों की गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगता है, जिस वजह से बुल्मा ओलोंग को मारने लगती है, क्योंकि ओलोंग की वजह से उन्होंने पेट्रोल नहीं भरवाया होता। और यहाँ यामचा अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, जिसे बुल्मा की बातें और चेहरा बहुत पसंद आया होता है। तब गोकू और उसके साथी एक टाउन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर डरने लगते हैं और गोकू नोटिस करता है कि सभी लोग बुल्मा से डर रहे हैं। तब बुल्मा शॉपिंग करने चली जाती है और उनकी गाड़ी में भी पेट्रोल भर जाता है, जिसके पैसे लेने से वो पेट्रोल वाला मना कर देता है। और यहाँ बुल्मा जो भी कैप्सूल खरीदती है वो भी उसे फ्री में ही मिल जाते हैं, जिस वजह से उसे लगता है कि शायद उसकी खूबसूरती की वजह से कोई उससे पैसे नहीं ले रहा। तब हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं, जिन्होंने अपने सिर के ऊपर रैबिट के कान पहने होते हैं और यहाँ बुल्मा भी नई ड्रेस पहन के अपने उन रैबिट वाले कानों को उतार देती है, जिस वजह से उस शॉप वाले को भी पता लग जाता है कि वो उस रैबिट गैंग के साथ नहीं है और वो उसे बाहर भेज देता है। तब लोगों को भी बुल्मा से डर लगना बंद हो जाता है, क्योंकि अब वो रैबिट गैंग का हिस्सा नहीं होती। तब वो लोग देखते हैं कि रैबिट गैंग कुछ लोगों को तंग कर रही है और वो लोग बुल्मा को देखकर उसके पास आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तब बुल्मा इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से वो बुल्मा की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं और बुल्मा गोकू को उनके साथ लड़ने के लिए कहती है। तब गोकू उन्हें एक ही बारी में हरा देता है, जिस वजह से वो अपने बॉस को वहाँ पर बुला लेते हैं और लोग उनके बॉस का नाम सुनकर डर के मारे अपने घर में घुस जाते हैं, जिस वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब बुल्मा भी बॉस के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से रैबिट गैंग के लोग उसे बताते हैं कि उनका बॉस उन्हें कैरेट में बदलकर खा जाएगा। और तब उनका बॉस वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक रैबिट होता है और हम देखते हैं वो बुल्मा के पास जाकर उससे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगता है। तब यामचा को याद आता है कि उस रैबिट का नाम उसागी है और वो बुल्मा को उसे टच करने से मना करने लगता है। बुल्मा उसे टच कर देती है और कैरेट में कन्वर्ट हो जाती है। तब गोकू अपने पावर पोल से उस पर हमला कर देता है, पर उसागी उससे बच जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो उसकी तरफ बढ़ेगा तो वो उस कैरेट को खा जाएगा, जिस वजह से गोकू को कुछ समझ नहीं आता और ओलोंग पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। तब रैबिट गैंग वाले गोकू को मारना स्टार्ट कर देते हैं और यामचा गोकू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो उन्हें कभी भी ड्रैगन बॉल्स नहीं मिलेंगी। तब पुआरू एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उसागी से उस कैरेट को छीन लेता है, जिस वजह से यामचा रैबिट गैंग वालों को धो देता है और गोकू को उसागी पर हमला करने के लिए कहता है। तब उसागी पुआरू का पीछा कर रहा होता है, पर पुआरू एक बिल्डिंग के साथ टकरा के कैरेट के साथ नीचे गिर जाता है, जिसे उसागी पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर गोकू उस कैरेट को छीन लेता है, जिस वजह से उसागी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता और वो बचने के लिए पुआरू को कैरेट में कन्वर्ट करने के बारे में सोचने लगता है, पर पुआरू उसागी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से उसागी डरने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर पुआरू उसे टच कर लेगा तो वो भी कैरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी बात का फायदा उठाकर गोकू उसके ऊपर पावर पोल से हमला कर देता है और उसकी जान बख्शने के बदले में
बुल्मा को नॉर्मल करने के लिए कहता है, जिस वजह से हम देखते हैं बुल्मा वापस लड़की में कन्वर्ट हो जाती है और यामचा वहाँ से गायब हो जाता है। तब वो लोग भी वापस आ जाते हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और हम देखते हैं गोकू रैबिट गैंग को बांधकर सीधा चांद पर छोड़ आता है। तो यहाँ गोकू और उसके दोस्त ड्रैगन बॉल के करीब पहुँचने वाले होते हैं और वो लोग बुल्मा से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे क्या विश मांगनी है। और जैसे उसे पता चलता है कि बुल्मा को एक बॉयफ्रेंड चाहिए, वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि इतनी फालतू सी विश के लिए वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जिस जगह पर वो लोग आए होते हैं वो जगह पिलाफ की होती है और उसका पक्षी पिलाफ को उनके बारे में बताने चला जाता है। तो यहाँ पिलाफ मे को जल्द से जल्द 10 सेकंड के अंदर ड्रैगन बॉल डिटेक्टर को ठीक करने के लिए कहता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो ऐसा ना कर पाई तो वो उसे क्रोकोडाइल्स को खिला देगा। तब मे अपने काम पर लग जाती है और बार बार पिलाफ को डिस्टर्ब कर रही होती है ताकि वो अपनी गिनती को पूरी ना कर सके। तब वो ड्रैगन बॉल डिटेक्टर काम करना स्टार्ट कर देता है और वो देखता है कि जो वो पहली ड्रैगन बॉल ढूंढता है वो असल में उसी की ड्रैगन बॉल होती है, जिस वजह से वो अपने साथियों को डांटने लगता है। तब हम देखते हैं वो पक्षी पिलाफ के पास आ जाता है जो कि गोकू और उसके साथियों की इंफॉर्मेशन लाया होता है। तो ओलोंग और बुल्मा के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो बुल्मा के फालतू के ड्रीम के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाह रहा होता और गाड़ी चलाने से मना कर देते हैं, पर बुल्मा के धमकाने पर उसे गाड़ी चलानी ही पड़ती है। तब शू एक रोबोट में बैठकर उनकी गाड़ी को उड़ा देता है और उनके ड्रैगन बॉल वाली सूटकेस को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से बुल्मा गोकू को उसे पकड़ने के लिए कहती है और गोकू फ्लाइंग निम्बस लेकर वहाँ से उड़ जाता है। तब शू और मैं रोबोट को छोड़कर प्लेन में वहाँ से उड़ जाते हैं और गोकू उस रोबोट के पास पहुँच जाता है और उसे धमकी देने लगता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं होता कि आखिरकार रोबोट होता क्या है और उसके अंदर कोई बैठा होता है। तब वो देखता है कि वो रोबोट तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है और जैसे ही वो रोबोट नीचे गिरता है वैसे उसे लगता है कि वो रोबोट मर चुका है। तब गोकू वापस आ जाता है और बुल्मा को बताता है कि उसे ड्रैगन बॉल्स नहीं मिली हैं, जिस वजह से बुल्मा को लगता है कि अब उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि जिसने भी उन ड्रैगन बॉल्स को चुराया है उसके पास अब सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स होंगी। पर हम देखते हैं गोकू ने अपनी ड्रैगन बॉल अपने पास ही रखी होती है, जिस वजह से बुल्मा के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो फिर से ड्रैगन बॉल रेडार का इस्तेमाल करके ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ कर रहेगी। तो ओलोंग उसे याद दिलाता है कि उनकी कार टूट चुकी है, जिस वजह से बुल्मा कैप्सूल की बात करने लगती है, पर वो कैप्सूल्स भी ड्रैगन बॉल वाले बक्से में चले गए होते हैं, जिस वजह से बुल्मा रोने लगती है। तो यामचा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उनकी मदद के बिना वो ड्रैगन बॉल्स को नहीं ढूंढ सकता, जिस वजह से वो गाड़ी लेकर वहाँ पे आ जाता है और वो सभी लोग उस गाड़ी के ऊपर बैठ के ड्रैगन बॉल्स की तरफ जाने लगते हैं। तो यामाचा बुल्मा के पास बैठकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, जिस बात का फायदा उठाकर बुल्मा उसे जल्द से जल्द चलने के लिए कहती है। तब पिलाफ सारी ड्रैगन बॉल्स को पाकर बहुत खुश होता है और उसे लगने लगता है कि अब वो सारी की सारी दुनिया जीत लेगा, पर तभी उसे पता चलता है कि एक ड्रैगन बॉल मिसिंग है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि वो एक ड्रैगन बॉल भी उनके पास वापस आ रही है, जिस वजह से पिलाफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो लोग पिलाफ के कैसल के पास पहुंच जाते हैं और गोकू उसके कैसल का दरवाजा खोल देता है और वो लोग उसके अंदर जाने लगते हैं, पर वो लोग तभी बैट्स के वहाँ आने से अचानक से डर जाते हैं। तब गोकू आगे बढ़ रहा होता है और गलती से एक ट्रैप के ऊपर पाँव रख देता है, जिस वजह से दीवारों में से ब्लॉक्स बाहर आने लगते हैं और वो सभी लोग उनसे बचने की कोशिश करने लगते हैं। तब यामाचा उन ब्लॉक्स को तोड़ने लगता है, पर वो भी उन ब्लॉक्स के सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से गोकू अपने पावर पोल से उन ब्लॉक्स को तोड़ने लगता है। पर इस चक्कर में बाकी सबकी बुरी हालत हो जाती है, जिस वजह से वो लोग गोकू को ऐसा करने से मना करते हैं और पिलाफ उस बंदे को सजा देने की बात करने लगता है जिसने वो ट्रैप बनाया होता है, पर वो ट्रैप उसी ने बनाया होता है, जिस वजह से बेचारा कुछ नहीं कह पाता। तो गोकू और उसके साथियों को वहाँ पर डायरेक्शन के साइन दिखाई देने लगते हैं, जिसकी मदद से वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कैद हो जाते हैं, जिसे देखकर पिलाफ को भी यकीन नहीं होता क्योंकि वो लोग बड़ी आसानी से उसके चंगुल में फंस चुके होते हैं और पिलाफ को अब यकीन हो चुका होता है कि अब उसके दुनिया पर कब्जा करने का सपना जरूर पूरा होगा। तब वो लोग एक कमरे में कैद हो चुके होते हैं और पिलाफ के आदमी बाहर खड़ी उनकी गाड़ी की पूरी तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वो ड्रैगन बॉल नहीं मिलती। तब पिलाफ कमरे में लगी एक स्क्रीन के जरिए उनसे बात करता है और उनसे आखिरी ड्रैगन बॉल मांगता है। मेरा नाम सम्राट पिलाफ है और मैं बहुत जल्दी इस दुनिया पर राज करने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे वो ड्रैगन बॉल चाहिए। आखिरकार ये नीला छछूंदर क्या रहा है? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ड्रैगन बॉल देखी भी है? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ड्रैगन बॉल छीनने की? तब बुल्मा ने पिलाफ की अच्छी खासी बजा दी होती है और पिलाफ को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से वो एक मशीन के थ्रू बुल्मा को वहाँ से निकाल लेता है ताकि वो बुल्मा को टॉर्चर कर सके और वो उसे एक फ्लाइंग किस देता है। क्या फ्लाइंग किस? अबे नीले छछूंदर, मुझे तो लगा था कि तू मुझे काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से ट्रीट करेगा, पर तू तो एक नंबर का चोमू निकला। तब अपनी बेइज्जती सुनकर पिलाफ उसे दोबारा से प्रिजन में भेज देता है
और वो लोग एक और प्लान बनाते हैं। तब वो प्रिजन में एक गैस छोड़ देते हैं जिससे गोकू और बाकी सभी वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। तब प्रिजन खुलते ही पिलाफ अंदर चला जाता है, लेकिन उस गैस की वजह से वो खुद भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद पिलाफ के असिस्टेंट आकर उनसे वो ड्रैगन बॉल ले लेते हैं और पिलाफ को भी बाहर ले आते हैं। तब हम प्रिजन का सीन देखते हैं। यहाँ वो लोग उठकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि पिलाफ उनकी आखिरी ड्रैगन बॉल भी ले गया होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि प्रिजन अब खुल चुका है और जैसे ही वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं वैसे ही उनका सामना पिलाफ से होता है। तब उनको वहाँ पे देखकर पिलाफ की काफी ज्यादा फट रही होती है। यही रुक जाओ और मेरे ग्रैंडपा को मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। तब वो लोग दुम दबा के भागने लगते हैं और गोकू और बाकी सभी भी उनका पीछा करने लगती हैं। तब पिलाफ एक बटन दबाकर उन्हें पिनबॉल गेम में फंसा देता है और हम देखते हैं कि एक बड़ी सी बॉल उन लोगों के पीछे भाग रही होती है जिससे गोकू भी बच नहीं पाता और वो बॉल उसे भी कुचल देती है। तब पिलाफ पियानो बजा के मस्ती से उस गेम को कंट्रोल करने लगता है और वो लोग अलग अलग रूम से होते हुए उस बॉल से बचते हुए भागने लगते हैं। तब आखिर में वो उन्हें एक डेड एंड में फंसा देता है और वो लोग वापस उसी प्रिजन में आ जाते हैं। तब पिलाफ सारी ही ड्रैगन बॉल्स को लेकर बाहर आ गया होता है और वो वहाँ पे शेन रॉन को बुलाने की ट्राई करता है और यहाँ प्रिजन के अंदर यामचा और गोकू प्रिजन की दीवार तोड़ रहे होते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा होता। इन दीवारों को तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, तो गोकू इस पर कामेहामेहा का इस्तेमाल करो। आखिरकार तुम्हें कामेहामेहा के बारे में कैसे पता है? ये टाइम इन सवालों का नहीं है, तुम बस उसका इस्तेमाल करो। तब गोकू जैसे ही कामेहामेहा का इस्तेमाल करता है वैसे ही दीवार में एक छोटा सा होल बन जाता है। तब यामचा पुआरू को बाहर जाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने को कहता है, जिसके बाद पुआरू और उलोंग दोनों बैट बनकर उस छेद से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि शेन रॉन अब जाग चुका होता है। तब सारी तरफ काफी ज्यादा अंधेरा होता है और आसमान में तेज तेज बिजलियां कड़क रही होती हैं। तब पुआरू और उलोंग तो ये देखकर वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि उनकी काफी ज्यादा फटने लगती है और बुल्मा और यामचा छेद से ये सब देख रहे होते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि अब उनकी विश पूरी नहीं होने वाली होती। तब शेन रॉन पिलाफ से उसकी विश पूछता है और पिलाफ अपनी विश मांगने लगता है पर तभी उलोंग हिम्मत करके बीच में टपक जाता है। मुझे एक लड़की की खुशबूदार चड्डी चाहिए। तब शेन रॉन उसकी विश को पूरी कर देता है और इस तरह पिलाफ की विश पूरी तरीके से खराब हो जाती है। तब ये देखकर पिलाफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है, मुझे ये पिग जिंदा चाहिए, मैं इसे अपने नाश्ते में खाऊंगा। लेकिन उलोंग पुआरू को लेकर भाग जाता है। तब पिलाफ गुस्से में गोकू और बाकी सबको एक नए स्टील के प्रिजन में डाल देता है जिसकी दीवारें लोहे की बनी होती हैं। आज की रात तुम सभी की आखिरी रात होने वाली है क्योंकि सुबह होते ही इस कांच से जो रोशनी अंदर आएगी वो तुम्हें जलाकर भून देगी। तब ये सुनकर अब उन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि ऊपर जो ग्लास लगा होता है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तब रात हो चुकी होती है और गोकू और यामचा दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। तब पुआरू फुल मून की बात करने लगता है। क्या तुम लोगों को पता है कि जब भी फुल मून निकलता है तब मुझे ग्रैंडपा उसे देखने से मना करते थे क्योंकि उस दिन एक मॉन्स्टर आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और उसी मॉन्स्टर ने मेरे ग्रैंडपा को भी मारा था। क्या सच में? तो आखिरकार तुम उस टाइम कहाँ पर थे? मैं तो उस टाइम सो रहा था तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है। तब ये सुनकर यामचा और बुल्मा समझ जाते हैं कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि गोकू ही है, जिस वजह से वो गोकू को चांद की तरफ देखने से मना करते हैं। लेकिन गोकू गलती से चांद को देख लेता है और तभी अचानक गोकू की बॉडी में बदलाव आने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, बाल बढ़ने लगते हैं और वो एक विशाल ग्रेट ऐप में बदल जाता है। तब वो स्टील के प्रिजन को तोड़ देता है और पिलाफ के महल को तहस नहस करने लगता है। तब पिलाफ और उसके साथी मजे से सो रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि भूकंप आया है। तब पिलाफ फिर से ड्रैगन बॉल मिलने का सपना देख रहा होता है पर तब गोकू उसके महल को तोड़ देता है जिससे कि पिलाफ की नींद टूट जाती है और गोकू को देखकर उसकी फट जाती है। तब गोकू के साथी वहाँ से भागने लगते हैं और पिलाफ और उसके साथी अपने प्लेन से गोकू पर अटैक करने लगते हैं लेकिन गोकू पर उसका कोई असर नहीं होता, जिस वजह से पिलाफ मिसाइल से गोकू के मुंह पर वार करता है। तब गोकू गिर जाता है जिस वजह से सबको लगता है कि गोकू मर चुका है और पिलाफ उसका महल तोड़ने की वजह से गोकू के ऊपर कूदने लगता है। लेकिन तभी गोकू होश में आकर उन पर हमला कर देता है जिस वजह से वो लोग प्लेन में बैठकर भागने लगते हैं पर तभी गोकू उन पर पत्थर फेंककर उनका प्लेन उड़ा देता है। तब गोकू बेकाबू होकर बुल्मा को खाने लगता है और पुआरू यामचा को गोकू की पूंछ काटने का आइडिया देता है। तब यामचा वुल्फ फेंक फिस्ट से पत्थरों की एक तलवार बनाता है और गोकू की पूंछ काटने जाता है पर पूंछ इतनी सख्त होती है कि तलवार टूट जाती है और वो पूंछ
पे लटक जाता है। तब आखिर में पुआरू एक कैंची बनता है और गोकू की पूंछ को काट देता है, जिस वजह से बुल्मा को खाने से पहले गोकू दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब अगली सुबह गोकू जब उठता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसकी पूंछ गायब हो चुकी है और उसे रात की कोई बात याद भी नहीं होती। तब बुल्मा सबको बताती है कि ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल हो चुकी हैं, तो वो पत्थर बन गई हैं और अब 1 साल बाद ही मिलेंगी। तब बुल्मा और यामचा कपल बन जाते हैं, जिस वजह से उनकी विश एक तरह से पूरी हो जाती है और वो ग्रुप अब अलग होने का फैसला करता है। तब बुल्मा गोकू को वो ड्रैगन बॉल डिटेक्टर दे देती है ताकि गोकू 1 साल बाद अपने ग्रैंडपा की ड्रैगन बॉल को ढूंढ सके। तब गोकू ट्रेनिंग के लिए मास्टर रोशी के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो प्रिजन की दीवार को अपने पंच से नहीं तोड़ पाया था और वो फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के वहाँ से उड़ जाता है और बुल्मा, यामचा, पुआरू और उलोंग प्लेन में बैठकर उड़ जाते हैं। तब यहाँ बुल्मा और यामचा का प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया होता है। तब बुल्मा कैप्सूल मांगती है पर यामचा बताता है कि वो आखिरी था और तभी जंगल से उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह से उन्हें डर लगने लगता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तब उसी जंगल में हम एक और बच्चे कर्लिन को देखते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और एक पंच में पेड़ों को तोड़ रहा होता है। तब यहाँ गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के मास्टर रोशी के घर पहुँच जाता है और मास्टर रोशी टीवी पर लड़कियाँ ताड़ रहे होते हैं। तभी गोकू उनके कान में चिल्लाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तब गोकू को भूख लगी होती है और वो मास्टर रोशी के कहने पर फ्रिज का सारा खाना खा जाता है। तब मास्टर रोशी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और गोकू उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे उनकी विश खराब हो गई है, जिस वजह से अब वो उनका स्टूडेंट बनने आया है। गोकू, तुम्हें तमीज सीखनी चाहिए और अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे लिए एक लड़की लानी पड़ेगी जो कि मेरे साथ डेट पे जाएगी। तब गोकू इस बात के लिए मान जाता है और एक लड़की ले आता है, लेकिन वो काफी भयानक और मोटी होती है, जिसे देखकर मास्टर रोशी कहते हैं कि इसे डेट पे नहीं बॉर्डर पे भेजना चाहिए क्योंकि ये वहाँ पर टैंक का काम करेगी। तब गोकू वापस जाकर एक मरमेड को ले आता है, जिसे देखकर मास्टर रोशी शॉक हो जाती हैं, पर वो फिर भी उस मरमेड के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उस मरमेड को पता लग जाता है कि ये बुढ़ा ठरकी है और वो उसे एक टपली मार के वहाँ से निकल जाती है। तभी हम उस टकले बच्चे कर्लिन को देखते हैं और वो मास्टर रोशी के पास आकर मुंह के बल गिरता है। मास्टर रोशी, मेरा नाम कर्लिन है और यहाँ पर मैं आपसे ट्रेनिंग लेने आया हूँ। तब मास्टर रोशी उसे मना करते हैं, लेकिन कर्लिन को पता होता है कि उन्हें खुश कैसे करना है, जिस वजह से वो उन्हें ढेर सारी अडल्ट मैगजीन्स दे देता है। तब ये देखकर मास्टर रोशी काफी खुश होते हैं और मान जाते हैं और उन दोनों को लड़की लाने का टास्क दे देते हैं। तब कर्लिन गोकू के साथ फ्लाइंग निम्बस पर बैठने की कोशिश करता है, पर वो उसके लायक नहीं होता और नीचे गिर जाता है। तब मास्टर रोशी उस पे गुस्सा करते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वो क्या छुपा रहा है, जिस वजह से कर्लिन उन्हें बाकी मैगजीन्स के बारे में बताता है और उन्हें वो मैगजीन्स दे देता है। तब मास्टर रोशी खुश हो जाती हैं और वो दोनों लड़की ढूंढने निकल जाती हैं। ए, नीचे देखो, मुझे एक इंसान दिख रहा है, क्या ये मास्टर रोशी के लिए ठीक रहेगा? ओए बेवकूफ, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि वो एक आदमी है? तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि मुझे तो लड़का और लड़की में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, जिस वजह से मैं टच करके चेक करता हूँ। रुको जरा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं एक लड़का हूँ, तो मुझसे दूर ही रहना। तब वहीं दूर डेजर्ट में हम कुछ वांटेड पोस्टर देखते हैं, जिसमें एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की का पोस्टर भी होता है और यहाँ एक शॉप में एक हंटर उसी लड़की को मारने आया होता है। तब वहाँ एक नीले बालों वाली लड़की की एंट्री होती है और वो हंटर उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, पर तभी उस लड़की को छींक आती है और वो उस ब्लॉन्ड बालों वाली क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाती है। तब वो हंटर ये देखकर शॉक हो जाता है और वो लड़की उसके और उसके साथियों की धुलाई कर देती है। तब वो लड़की एक ट्रेन पर मिसाइल से हमला करके उसे लूट लेती है, जिस वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तब फिर से छींक आने की वजह से वो वापस भोली लड़की बन जाती है और पुलिस उसे घेर लेती है, जिस वजह से वो हेल्प मांगने लगती है। तब गोकू और कर्लिन उसकी आवाज सुनकर उसे पुलिस से बचा लेते हैं और वो उसे मास्टर रोशी के पास ले आते हैं। तब मास्टर रोशी वॉशरूम में होते हैं, जिस वजह से गोकू उन्हें बुलाने चला जाता है और कर्लिन उस लड़की को बताता है कि उसे कुछ दिन वहाँ पर रहना होगा, जिससे वो लड़की खुश हो जाती है क्योंकि उसे पुलिस से बचने के लिए एक घर मिल गया होता है। तब वो लड़की कर्लिन को बताती है कि उसके पीछे असली पुलिस पड़ी हुई थी, क्योंकि उसने या तो कोई बैंक लूटा था या फिर कोई ट्रेन। पर कर्लिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस जैसी लड़की ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तब मास्टर रोशी लड़की का नाम सुनते ही भागकर बाहर आकर खिड़की से उसे ताड़ने लगते हैं और उन्हें भी वो लड़की बहुत पसंद आती है। मेरा नाम लॉन्च है और आपके इन ग्रैंड सन्स ने मेरी जान बचाई है। ये मेरे ग्रैंड सन्स नहीं
बल्कि मेरे स्टूडेंट्स हैं। और अब जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्यों ना तुम मेरी स्टूडेंट ही बन जाओ। तब लॉन्च इसके लिए मान जाती है और वो सब मास्टर रोशी के कहने पर ट्रेनिंग के लिए एक ड्रेस पहन लेती हैं। पर तभी लॉन्च को छींक आती है जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है और वो कहती है कि ये बेकार सी ड्रेस मुझे किसने पहनाई है। तब वो अपनी मशीन गन निकाल कर उन सब पर फायरिंग कर देती है जिससे कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तब अगले दिन मास्टर रोशी अपने घर को कैप्सूल में डालकर एक बड़े आइलैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं और वो उनकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 100 मीटर की रेस करवाते हैं। तब कर्लिन उस रेस को 10.4 सेकंड्स में कंप्लीट कर देता है और गोकू के जूते फटे होने के कारण वो 11 सेकंड लगाता है, जिस वजह से मास्टर रोशी उसे एक और मौका देते हैं और इस बार गोकू नए जूते पहनकर सिर्फ 8 सेकंड में रेस पूरी कर देता है। तब इसके बाद मास्टर रोशी एक पत्थर पे अपना साइन करके उसे जंगल में फेंक देते हैं। जो भी इस पत्थर को ढूंढ कर लाएगा आज शाम को सिर्फ वही खाना खा सकता है और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया तो उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा। तब गोकू उस पत्थर को ढूंढने के लिए खाई में कूद जाता है, लेकिन कर्लिन चालाकी करता है और वो एक दूसरे पत्थर पे मास्टर रोशी का नाम लिखता है और उन्हें पकड़ा देता है। तब मास्टर रोशी वो पत्थर उसके सिर पे मारते हैं और उसे बताते हैं कि वो पत्थर नकली है। तब यहाँ गोकू को असली पत्थर मिल जाता है, लेकिन कर्लिन गोकू को बेवकूफ बनाता है और उसे कहता है कि वो पत्थर नकली है। तब वो गोकू से वो पत्थर लेकर भाग जाता है, जिस वजह से गोकू उसका पीछा करने लगता है और कर्लिन चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़वा पा रहा होता। तब कर्लिन उसे ऐसा दिखाता है कि उसने वो पत्थर वापस जंगल में फेंक दिया है, जिस वजह से गोकू जंगल में वापस चला जाता है। तब कर्लिन मास्टर रोशी को असली पत्थर देकर जीत जाता है और खाना खाने बैठ जाता है। तब गोकू उन्हें खाता हुए देखकर उदास हो जाता है। तब मास्टर रोशी लॉन्च की खाने की तारीफ करने लगती हैं। दरअसल ये मछलियाँ किसी मछुआरे ने मुझे रास्ते में दी थी, पर इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। शायद ये पफर फिश है। तब जैसे ही उन्हें ये पता लगता है कि वो जहरीली पफर फिश है तो मास्टर रोशी और कर्लिन की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर तड़पने लगते हैं और गोकू डिनर ना मिलने की वजह से बच जाता है। तब अगले दिन हम देखते हैं कि मास्टर रोशी गोकू को उठाने के लिए जाते हैं, पर वहाँ गोकू लॉन्च के साथ सोया होता है और वो गोकू को उठाने के चक्कर में लॉन्च के साथ भी हरकतें करने लगते हैं। पर तभी मास्टर रोशी देखते हैं कि लॉन्च वहाँ पे अपने दूसरे रूप में होती है, जिस वजह से वो डर के मारे आराम से गोकू को उठाने लगते हैं। पर गलती से लॉन्च भी जाग जाती है और जब लॉन्च को पता लगता है कि गोकू उसके साथ सोया हुआ था तो लॉन्च गोकू पर गोलियां बरसानी स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से गोकू परेशान होकर लॉन्च के मुंह पर लात मारता है, जिससे लॉन्च बेहोश हो जाती है। तब मास्टर रोशी गोकू और कर्लिन को समझाने लगते हैं। देखो बच्चों, मैं तुम्हें ये ट्रेनिंग तो दे रहा हूँ, पर याद रखना कि ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है और ना ही बिना वजह लड़ने के लिए, बल्कि ये दुनिया में शांति लाने के लिए है। तो क्या तुम मेरी इस खतरनाक ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? तब गोकू और कर्लिन इसके लिए हाँ कहते हैं और मास्टर रोशी उस वक्त उन्हें अपने साथ भागने को कहती हैं। तब हम देखते हैं कि वो तीनों दौड़ लगाते हुए जा रहे होते हैं, जिस वजह से कर्लिन को ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा आसान है। पर तभी मास्टर रोशी एक मिल्क शॉप रुक जाती हैं। चलो अब एक एक क्रेट को उठा लो क्योंकि हमें इस दूध को डिलीवर करना है। तब ये सुनकर गोकू और कर्लिन काफी शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मास्टर रोशी उनसे ट्रेनिंग कराएंगे, लेकिन मास्टर रोशी तो उनसे काम करा रहे होते हैं। और वहाँ शॉप का ओनर मास्टर रोशी से कहता है कि रूट काफी ज्यादा लंबा है और वो लोग सही टाइम पे सारे दूध को डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए। लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं कि हम सारे दूध को सही टाइम पे डिलीवर कर देंगे। तब मास्टर रोशी गोकू और कर्लिन के साथ भाग रहे होते हैं और वो सारी जगह दूध को डिलीवर कर रहे होते हैं। तब एक जगह रास्ते के आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिस वजह से मास्टर रोशी उन्हें पेड़ों में से जिगजैग मूवमेंट करने को कहते हैं। तब कर्लिन इसमें चालाकी करने की कोशिश करने लगता है, पर मास्टर रोशी उसे पकड़ लेते हैं। तब वो दोनों थककर एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अभी एक लास्ट घर बचा हुआ है जो कि पहाड़ के काफी ऊपर होता है और उन्हें समझ आ जाता है कि इसमें उनकी बैंड बजने वाली होती है। तब गोकू और कर्लिन सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं और मास्टर रोशी आधे रास्ते में बैठकर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तब गोकू वहां पहुंचकर थक के हार मान लेता है और अपने फ्लाइंग निम्बस का इस्तेमाल करना चाह रहा होता है, पर तभी मास्टर रोशी उसे बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा गोहान और ऑक्स किंग ने भी यही ट्रेनिंग की थी। तब ये सुनकर गोकू में जोश आ जाता है और वो दोनों जल्दी से वहाँ पे मिल्क को डिलीवर कर देते हैं। तब उस घर का ओनर मास्टर रोशी को पहले से जानता होता है, क्योंकि जब भी मास्टर रोशी अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग
कराते हैं तो वो ऐसे ही मिल्क को डिलीवर करते हैं। तब मास्टर रोशी गोकू और कर्लिन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वो जल्द ही उन दोनों को तैयार करके वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में लेके जाएंगे। आखिरकार आप ये किस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं? क्या तुम्हें इस टूर्नामेंट के बारे में नहीं पता है? ये टूर्नामेंट 5 साल में एक बार आता है, जिसमें वर्ल्ड के वो सारे लोग आते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर और बहादुर होते हैं, और इन सभी लोगों के बीच फाइटिंग का मैच होता है, जिसमें से सिर्फ 8 फाइटर्स को ही चुना जाता है, और फिर उन 8 में से पता चलता है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उस पर्सन को टूर्नामेंट जीतने के बाद बहुत बड़ा इनाम भी मिलता है। तब ये सुनकर गोकू ये डिसाइड करता है कि वो भी वहाँ पर जाएगा और सबको अपनी पावर दिखाएगा। तब हम देखते हैं दूर एक मार्शल आर्ट स्कूल में यामचा ने उस मार्शल आर्ट स्कूल को चैलेंज कर दिया होता है ताकि वो भी उस टूर्नामेंट के लिए तैयार हो सके। तब यामचा अपने वुल्फ फैंग फिस्ट से सभी को वहाँ पे ढेर कर देता है और उम्मीद करता है कि गोकू भी टूर्नामेंट में पार्ट लेने आएगा। तब हम दोबारा से गोकू और कर्लिन को देखते हैं जो कि फिर से दूध को डिलीवर कर रहे होते हैं और उनका सामना और भी मुश्किलों से होता है। तब वो एक रेगिस्तान से गुजरते हैं जहाँ रेत में पैर ढस रहे होते हैं और एक डायनासोर उनका पीछा करने लगता है, जिस वजह से वो जान बचाकर रॉकेट की तरह भागते हैं। तब आखिर में उन्हें एक नदी पार करनी होती है जहाँ पुल की जगह सिर्फ एक पतला सा पेड़ का तना होता है और मास्टर रोशी उन्हें डराने के लिए बताते हैं कि नीचे पानी में भूखी शार्क मछलियाँ हैं, जिससे कर्लिन डरते डरते उसे पार करता है और वो लोग बाल बाल बचते हैं। तब अंत में वो वापस उसी मिल्क हाउस पर पहुँचते हैं जहाँ गोकू और कर्लिन बुरी तरह थक कर जमीन पर गिर जाते हैं और उन्हें लगता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई। पर तभी मास्टर रोशी हंसते हुए बताते हैं कि ये तो सिर्फ सुबह की ट्रेनिंग थी। तब ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं ढेर हो जाते हैं। तब मास्टर रोशी बताते हैं कि ये रूटीन उन्हें अगले 8 महीने तक हर रोज फॉलो करना है। तब दूध बांटने के बाद मास्टर रोशी उन दोनों को एक किसान के खेत में ले जाते हैं जहाँ पर मास्टर रोशी उन्हें कहते हैं कि अब वो खेती करेंगे, जिसे सुनकर गोकू और कर्लिन को लगता है कि ये आसान होगा और वो फावड़ा उठाने लगते हैं। पर तभी मास्टर रोशी उन्हें रोक देते हैं। रुको, हमें इन टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि तुम्हें इन खेतों को अपने हाथों से जोतना है। तब ये सुनकर गोकू और कर्लिन के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि खेत बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से वो लोग अपने हाथों से ही मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। तब कर्लिन के हाथ दर्द करने लगते हैं, पर मास्टर रोशी उन्हें रुकने नहीं देते और हम देखते हैं कि वो लोग कुछ ही देर में पूरे खेत को जोत देते हैं, जिससे उनका स्टेमिना और हाथों की ताकत बढ़ रही होती है। तब खेती के बाद वो लोग घर वापस आते हैं और गोकू को लगता है कि अब उन्हें खाना मिलेगा, पर मास्टर रोशी कहते हैं कि एक अच्छे फाइटर का सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग भी तेज होना चाहिए, और वो उन्हें पढ़ने के लिए बिठा देते हैं। तब गोकू के लिए तो ये किसी सजा से कम नहीं होता और वो जबरदस्ती किताब पढ़ने की कोशिश करता है, जबकि कर्लिन मजे से पढ़ रहा होता है। तब लंच का टाइम हो जाता है और हम देखते हैं कि गोकू और कर्लिन भूखे भेड़ियों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। तभी कर्लिन के मिर्च छिड़कने की वजह से लॉन्च को छींक आ जाती है और वो अपने ब्लोन्ड रूप में बदलकर अपनी मशीन गन से उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिस वजह से वो तीनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तब इसके बाद मास्टर रोशी उन्हें सोने को कहते हैं और गोकू पूछता है कि सोना क्यों जरूरी है। तब मास्टर रोशी समझाते हैं कि ट्रेनिंग के बाद शरीर की रिकवरी के लिए नींद बहुत जरूरी है, और वो सब वहाँ पे सो जाते हैं। तब नींद पूरी होने के बाद मास्टर रोशी उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं जहाँ मास्टर रोशी मैनेजर को बताते हैं कि उनके 2 स्टूडेंट्स काम करेंगे, जिसे सुनकर मैनेजर हंसने लगता है। पर मास्टर रोशी उसे यकीन दिलाते हैं कि उन दोनों का काम देखने के बाद वो उन्हें डबल पैसे देगा। तब गोकू और कर्लिन काम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों मशीनों से भी तेज काम कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मैनेजर और बाकी मजदूर हैरान रह जाते हैं। तब कर्लिन को याद आता है कि पहले उसे ऐसे कामों के लिए बुली किया जाता था, जिस वजह से वो और जोश में आ जाता है और एक टूल को तोड़ देता है। तब कंस्ट्रक्शन के बाद वो लोग एक झील पर जाते हैं जहां मास्टर रोशी उन्हें उस झील के 10 चक्कर लगाने को कहते हैं। पर गोकू मास्टर रोशी से पूछने लगता है कि वो कब उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे, जिस वजह से मास्टर रोशी उन्हें सबसे पहले इतना ताकतवर होने के लिए कहते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद एक पत्थर को कुछ दूर तक खिसका सकें। तब मास्टर रोशी उन्हें वो पत्थर खिसका के दिखाते हैं और हम देखते हैं गोकू भी पहली ट्राई में उस पत्थर को खिसका देता है, जिस वजह से मास्टर रोशी उन्हें और भी बड़े पत्थर को खिसकाने का टास्क देते हैं ताकि वो लोग अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर सकें। तब कर्लिन और गोकू पानी में कूद जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो बहुत आसान है, पर तभी मास्टर रोशी उन्हें बताते हैं कि इस झील में एक बहुत बड़ी शार्क रहती है, जिसे सुनते ही कर्लिन की हालत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि सच में एक शार्क उनके पीछे पड़ जाती है, जिस वजह से वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में तेज तैरने लगते हैं। तब इसके बाद मास्टर रोशी
उन्हें एक पेड़ से रस्सी से बांध देते हैं और कहते हैं कि दुश्मन के हमलों से बचना बहुत जरूरी है, जिस वजह से मास्टर रोशी उस पेड़ पर लगे एक मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ देते हैं। तब हजारों मधुमक्खियां गुस्से में उन पर हमला कर देती हैं और गोकू और कर्लिन बंधे होने की वजह से भाग नहीं पाते, जिस वजह से उनके चेहरे सूजकर गुब्बारे जैसे हो जाते हैं। तब मास्टर रोशी उनके लिए 20 किलो के भारी टर्टल शेल्स लेकर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज से वो ये कवच पहनकर ही सारे काम करेंगे। तब गोकू और कर्लिन उन भारी कवचों को पहनते हैं, जिससे उनका चलना भी मुश्किल हो जाता है और तब से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। तब हम देखते हैं कि अगले कुछ महीने तक वो हर रोज उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। दूध बांटना, खेती करना, कंस्ट्रक्शन, तैरना और मधुमक्खियों से बचना, वो भी उन भारी कवचों के साथ। समय बीतता जाता है, मौसम बदलते हैं, पर उनकी ट्रेनिंग नहीं रुकती। तब टूर्नामेंट को सिर्फ 1 महीना दूर होता है और गोकू और कर्लिन मास्टर रोशी को उसी विशाल चट्टान के पास ले जाते हैं, जिसे मास्टर रोशी ने उन्हें मार्शल आर्ट सीखने से पहले खिसकाने के लिए कहा होता है। तब वो दोनों एक एक करके उस चट्टान को खिसका देते हैं, जिसे देखकर मास्टर रोशी का चश्मा नाक से नीचे खिसक जाता है और उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें सिर्फ मजाक में ही उस विशाल चट्टान को हिलाने के लिए कहा होता है। तब गोकू और कर्लिन मास्टर रोशी को उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहते हैं और मास्टर रोशी उन्हें समझाते हैं कि उन्हें किसी और टेक्निक की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका शरीर अब लोहे जैसा मजबूत हो चुका है। तब मास्टर रोशी उनकी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा कठिन बनाने के लिए उन्हें 40 किलो के भारी टर्टल शेल्स दे देते हैं और उनकी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ यामचा 1 महीने से जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिस वजह से वो बहुत ताकतवर हो गया होता है। पर यहाँ बुल्मा इस वजह से नाराज होती है कि यामचा ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। तब अचानक से बुल्मा ट्रक के सामने आ जाती है, पर यामचा आकर उसे बचा लेता है, जिससे बुल्मा बहुत खुश होती है। तब यहाँ मास्टर रोशी गोकू और कर्लिन को टर्टल शेल्स उतारने को कहते हैं और उसे उतारते ही गोकू और कर्लिन को ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर से एक बोझ हट गया हो। तब मास्टर रोशी हवा में छलांग लगाने को कहते हैं और हम देखते हैं कि गोकू और कर्लिन इतना ऊंचा कूद जाते हैं कि लगभग बादलों को छूने वाले होते हैं, जिससे कि वो दोनों खुश हो जाते हैं। तब लॉन्च ने गोकू और कर्लिन के लिए सूट सिले होते हैं और वो दोनों उसे पहनकर किसी छोटे डॉन जैसे लग रहे होते हैं। तब मास्टर रोशी भी सूट बूट पहनकर टशन में आ जाते हैं और वो लोग टैक्सी लेके एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। तब वो सब प्लेन में बैठकर टूर्नामेंट वाली जगह पहुंच जाते हैं और वहाँ का माहौल एकदम मेले जैसा होता है। तभी वहाँ गोकू और कर्लिन की मुलाकात यामचा, बुल्मा और बाकी दोस्तों से होती है और वो लोग एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब रजिस्ट्रेशन के बाद मास्टर रोशी भी वहाँ पर आ जाती हैं और बुल्मा को देखकर वो फिर से अपना ठरकीपन शुरू कर देती हैं। तब अगले दिन मास्टर रोशी गोकू और कर्लिन को वो महान टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म दे देते हैं और जैसे ही गोकू और कर्लिन वो कपड़े पहनते हैं, उनमें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है और अब वो बच्चे नहीं बल्कि असली वॉरियर्स लग रहे होते हैं। तब सभी फाइटर्स अपनी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं और गोकू और कर्लिन वो सब देखकर हैरान हो रहे होते हैं, जहाँ कर्लिन को नर्वसनेस होने लगती है। तब हम देखते हैं कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाता है और वहाँ का स्टाफ लोगों को बाहर निकाल देता है, क्योंकि एलिमिनेशन राउंड में ऑडियंस अलाउड नहीं होती, जिस वजह से बुल्मा भड़क जाती है। तब होस्ट बताता है कि इस बार 137 फाइटर्स आए हैं, पर उनमें से सिर्फ 8 लोग ही फाइनल राउंड में पहुंच पाएंगे। तब ये सुनकर कर्लिन की हवा टाइट होने लगती है, क्योंकि वहां उसे एक से बढ़कर एक हट्टे कट्टे पहलवान दिख रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि सभी फाइटर्स लॉटरी से अपना नंबर निकाल रहे होते हैं, जहाँ पर गोकू को 70 और कर्लिन को 93 नंबर मिलता है। मेरा नंबर 35 है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अलग अलग ब्लॉक में हैं और हमें अभी एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना पड़ेगा। तब बाहर हम बुल्मा को देखते हैं, जो दीवार की खिड़की से अंदर देखने की कोशिश कर रही होती है, पर उसकी हाइट कम पड़ रही होती है, जिस वजह से वो ऊलोंग को स्टूल बनने को कहती है और ऊलोंग इसके लिए मना करने लगता है। पर बुल्मा की जबरदस्ती की वजह से ऊलोंग को उसे अपने कंधों पर उठाना पड़ता है और जब ऊलोंग उसे ऊपर उठाता है तो उसकी नजर बुल्मा की स्कर्ट के नीचे जाने लगती है, जिस वजह से वो मन ही मन खुश हो रहा होता है और ठरकी होकर उसे और ऊपर उठाने लगता है। तब अंदर गोकू का पहला मैच शुरू होता है, जहां उसके सामने एक भारी भरकम मुच्छड़ पहलवान खड़ा होता है, जो गोकू को बच्चा समझकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है और वो पहलवान गोकू को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी गोकू उसे सिर्फ अपनी एक उंगली से छू देता है, जिस वजह से वो पहाड़ जैसा आदमी अपना बैलेंस खो देता है और लुढ़कते हुए रिंग से बाहर जाकर गिरता है, जिसे देखकर वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। तब कर्लिन गोकू के मैच को लकी
ही समझने लगता है, पर गोकू उसे समझाता है कि वो लोग सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, जिस वजह से वो कर्लिन को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से मना करता है। तब कर्लिन के पुराने मंदिर के लोग उसे बुली करने लगते हैं और कर्लिन उनसे डर जाता है, जिस वजह से गोकू उसे उन्हें मजा चखाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने को कहता है। तब कर्लिन का मैच अनाउंस होता है और उसकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि उसका सामना उन्हीं लड़कों में से एक से होता है जो पुराने मंदिर में उसे बुली किया करते थे। तब उस लड़के को देखकर कर्लिन के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो डर के मारे हार मानने वाला होता है, पर तभी गोकू उसे चिल्लाकर मोटिवेट करने लगता है। तब वो बुली कर्लिन पर हमला करता है, पर कर्लिन हवा में कूद जाता है और नीचे लैंड करते ही उस लड़के को एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से वो बुली किसी रॉकेट की तरह उड़ता हुआ दीवार में जा घुसता है और उसकी चटनी बन जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने किया है। आखिरकार मैं इतना ताकतवर कब बन गया? देखा, मैंने कहा था ना कि मास्टर ऋषि की ट्रेनिंग काम आ रही है। तो यामचा का भी मैच स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी जबरदस्त स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले कराटे मास्टर को एक ही किक में बेहोश कर देता है और अगले राउंड में पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं गोकू, कर्लिन और यामचा अपने बाकी के मैच भी मक्खन की तरह जीतने लगते हैं, जहां गोकू अपने विरोधियों को खिलौने की तरह रिंग से बाहर फेंक रहा होता है। वहीं कर्लिन, जिसे पहले डर लग रहा था, अब वो भी अपने ओपोनेंट्स को एक ही घूसे में नानी याद दिला रहा होता है और आखिर में वो तीनों अपने अपने ब्लॉक के विनर बन जाते हैं और वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के टॉप 8 फाइनलिस्ट में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। तब मास्टर रोशी भी ये देख के खुश हो रहे होते हैं कि उनके स्टूडेंट्स ने सबकी बोलती बंद कर दी है और अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर्स से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन राउंड खत्म होने के बाद स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है। तब गोकू और कर्लिन उस भीड़ में मास्टर रोशी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, जिस वजह से गोकू एक अनजान गंजे आदमी से मदद मांगते हुए उसके सिर पर चढ़ जाता है और ऊपर से बाकी सबको ढूंढने लगता है। तब गोकू को भीड़ में मास्टर रोशी दिख जाते हैं और वो खुश होकर कर्लिन को इशारा करता है। तब वहाँ बुल्मा भी आ जाती है और गुस्से में मास्टर रोशी से पूछती है कि वो इतनी देर से कहाँ गायब थे। तब मास्टर रोशी बहाना मारते हैं कि टॉयलेट में बहुत लंबी लाइन लगी थी और वो वहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तब मास्टर रोशी बुल्मा को खुश करने के लिए उसे एक टी शर्ट गिफ्ट में देते हैं, जिसे देखकर बुल्मा खुश हो जाती है और उन्हें स्वीट कहती है। पर तभी मास्टर रोशी अपना असली ठरकीपन दिखाते हुए बुल्मा को टी शर्ट पहनने को कहते हैं ताकि वो उसके कर्व्स देख सकें। तब मास्टर रोशी वहीं खड़े खड़े सपने देखने लगते हैं और एक्साइटमेंट में उनकी नाक से खून की पिचकारी निकल जाती है, जिस वजह से बुल्मा को गुस्सा आ जाता है और वो मास्टर रोशी को एक जोरदार मुक्का मारकर उड़ा देती है। तब अनाउंसमेंट होती है कि जो भी 8 फाइनलिस्ट हैं वो मेन हॉल में रिपोर्ट करें, जिस वजह से गोकू और कर्लिन वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद बुल्मा और बाकी सब नोटिस करते हैं कि मास्टर रोशी वहां से फिर गायब हो गए हैं। तब हम वेटिंग रूम का सीन देखते हैं जहां 8 फाइनलिस्ट जमा होते हैं और वहां यामचा के साथ साथ एक डायनासोर जैसा दिखने वाला गिरान और एक इंडियन जैसा दिखने वाला नामू खड़ा होता है और वहां मास्टर रोशी भी भेष बदलकर जैकी चुन के रूप में खड़े होते हैं और अपना ठरकीपन दिखाते हुए रैनफैन नाम की लड़की को ताड़ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ एक बहुत ही अजीब और बदबूदार आदमी बैक्टीरियन आता है, जिसकी भयंकर बदबू की वजह से गोकू, कर्लिन और बाकी सब लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं और सबका बुरा हाल हो जाता है। तब वहाँ सनग्लासेस पहने हुए होस्ट आता है और सबको लॉटरी बॉक्स से अपना अपना नंबर निकालने को कहता है और जैसे ही वो समझाने के लिए बैक्टीरियन के पास पहुँचता है तब बदबू के मारे उसकी हालत खराब होने लगती है, पर वो किसी तरह अपनी नाक बंद करके खुद को संभालता है। तब सब एक एक करके नंबर निकालते हैं और बैक्टीरियन का नंबर 1 आता है और जब कर्लिन अपना नंबर 2 देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसका पहला ही मैच उस चलते फिरते कचरे के डिब्बे यानी बैक्टीरियन के साथ है, जिससे उसकी हवा टाइट हो जाती है। तब वहीं गोकू को 7 नंबर मिलता है, जिस वजह से उसका मैच उस खतरनाक डायनासोर गिरान से फिक्स हो जाता है और जैकी चुन का मैच यामचा के साथ फिक्स हो जाता है। तब लॉटरी खत्म होने के बाद होस्ट सभी को रूल्स के बारे में बताता है और गोकू लंच के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। पर कर्लिन की उस बदबू की वजह से भूख मर जाती है और वो खाने से साफ मना कर देता है। तब गोकू जानवरों की तरह ढेर सारा खाना ठूस रहा होता है, जबकि कर्लिन टेंशन में बैठा होता है। तब टूर्नामेंट शुरू होता है और होस्ट सबसे पहले मैच के लिए बैक्टीरियन और कर्लिन को रिंग में बुलाता है और बैक्टीरियन को देखकर ऑडियंस अपनी नाक को बंद कर लेती है, क्योंकि उसकी बदबू पूरे स्टेडियम में फैल जाती है। तब मैच शुरू होते ही बैक्टीरियन अपनी जांघों के बीच हाथ डालता है और अपनी उंगली की महक कर्लिन को सूंघाने की कोशिश करता है, जिसे देखते ही कर्लिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे पीछे भागने लगता है।
तब बैक्टीरियन कर्लिन के ऊपर अपनी जानलेवा बदबूदार सांसें छोड़ता है, जिससे कर्लिन का दम घुटने लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। तब बैक्टीरियन अपनी बदबू सूंघाते हुए कर्लिन को बुरी तरह मारने लगता है और कर्लिन की हालत खराब हो जाती है। पर तभी गोकू वहाँ से चिल्लाकर उसे याद दिलाता है कि उसके पास तो नाक ही नहीं है, तो उसे बदबू कैसे आ सकती है। तब ये सुनकर कर्लिन के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो तो कुछ नहीं सूंघ रहा था, बल्कि वो तो बिना नाक वाला है। जिस वजह से कर्लिन जोश में खड़ा हो जाता है और बैक्टीरियन को लात मार के हवा में उड़ा देता है और आखिर में कर्लिन उसके ऊपर चढ़ के उसके मुंह पर पाद मारता है, जिससे बैक्टीरियन बेहोश हो जाता है और कर्लिन मैच जीत जाता है। तब सीन कट होता है और हम बैकस्टेज जैकी चुन को देखते हैं और वो वहाँ खड़ी एक पर्पल बालों वाली लड़की को लिपस्टिक लगाते हुए बड़े ठरकी अंदाज में ताड़ रहे होते हैं, जिस वजह से वो उसके पास जाकर फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़की उन्हें इग्नोर कर देती है। तब वहाँ नामू आता है जो बहुत सीरियस लग रहा होता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसके रेगिस्तान वाले गाँव में पानी की भारी कमी है और लोग प्यास से मर रहे होते हैं, जिस वजह से वो कसम खाता है कि वो टूर्नामेंट जीतकर उन पैसों से अपने गाँव के लिए पानी खरीदेगा। तब अनाउंसर अगले मैच के लिए यामचा और जैकी चुन को बुलाता है। तब हम बैकस्टेज देखते हैं कि यामचा अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होता है और जीत के सपने देख रहा होता है। तब दूसरी तरफ हम वेटिंग रूम में गिरान को देखते हैं जो एक भूखे जानवर की तरह ढेर सारा मीट ठूस रहा होता है और तभी वहाँ गोकू पहुँच जाता है और बिना किसी डर के उस दानव की प्लेट से चिकन उठाकर खाने लगता है, जिससे गिरान का दिमाग खराब हो जाता है और वो गोकू को डराने लगता है। तब रिंग में यामचा और जैकी चुन का मैच शुरू हो जाता है और यामचा सोच रहा होता है कि वो बुढ़ा यहाँ तक कैसे पहुँच गया, क्योंकि उसने उसके बारे में कभी सुना नहीं होता। पर तभी उसे याद आता है कि उस बुढ़े ने पिछले मैच में अपने ओपोनेंट को एक ही बार में हरा दिया था, जिस वजह से वो जल्दी से हमला करके उसकी टेक्निक का पता लगाने का सोचता है और हमला कर देता है। तब जैकी चुन बड़ी आसानी से उसके हमलों से बच रहे होते हैं, जैसे कि वो उसे सीरियस ही न ले रहे हो, और वो यामचा को बताते हैं कि उसके ये मूव्स सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है और वो उसके हर पंच को चकमा देते रहते हैं, जिस वजह से यामचा तंग हो जाता है और अपनी सबसे खतरनाक तकनीक वुल्फ फैंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है। पर जैकी चुन उसे भी चकमा दे देते हैं और सिर्फ अपने हाथ की हवा के प्रेशर से यामचा को उठाकर रिंग से बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि यामचा की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है और जैकी चुन बड़ी आसानी से मैच जीत जाते हैं। तब जैकी चुन नामू की सीरियसनेस की वजह से अपनी पावर से उसके मन के अंदर झांकते हैं, जिससे उन्हें नामू के वहाँ आने का कारण पता चल जाता है। तब अगला मैच नामू और रैन फैन के बीच शुरू होता है और नामू रैन फैन पर हमला करता है, पर रैन फैन उस पर भारी पड़ती है और जब नामू सीरियस होकर हमला करने लगता है तब वो रैन फैन एक नाटक करती है और बच्चों की तरह रोने लगती है, जिसे देखकर सीधा साधा नामू पिघल जाता है। पर मौका मिलते ही रैन फैन उस पर फिर से हमला कर देती है। तब नामू संभल जाता है और उसके हमलों को रोक देता है, जिस वजह से रैन फैन अपनी असली चाल चलती है और भरी पब्लिक के सामने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी मर्द और बैकस्टेज खड़ा जैकी चुन पूरा ठरकी हो जाता है और उनकी नाक से खून की नदियां बहने लगती हैं। तब रैन फैन को देखकर बेचारे नामू के पसीने छूट जाते हैं, पर तभी उसे अपने प्यासे गांव की याद आती है। मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने गांव वालों से वादा किया है कि मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगा और इस कंपटीशन की प्राइज मनी जीत के उन तक पानी जरूर पहुंचाऊंगा। तब नामू अपनी आंखें बंद कर लेता है और रैन फैन को देखने की बजाय उसकी हरकतों को महसूस करता है और वो एक ही जोरदार वार में रैन फैन की गर्दन पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और नामू मैच जीत जाता है। तब मैच के बाद जैकी चुन रैन फैन के पास जाते हैं और अपनी ठगी हरकतें शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर यामचा को शक होने लगता है कि वो मास्टर रोशी ही हैं। तब हम देखते हैं कि अनाउंसर गोकू और गिरान के मैच का ऐलान करता है, पर तभी वहाँ मौसम बिगड़ जाता है और काले बादल छा जाते हैं। तब रिंग में गिरान अपने भारी भरकम कदमों से एंट्री लेता है और एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसे देखकर ऑडियंस की हवा टाइट हो जाती है। तब गोकू भी किसी छोटे बच्चे की तरह उछलता कूदता रिंग में आ जाता है, पर जैसे ही वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं तभी ऊपर वाले का मूड खराब हो जाता है और वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से अनाउंसर मैच को वहीं रोकने का ऐलान कर देता है और सब लोग भीगने के डर से इधर उधर भागने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि मैच रुकने की वजह से सभी कैंटीन में इंतजार कर रहे होते हैं। तब गिरान बार पर जाता है और वहाँ दारू की जगह दूध मांगता है, जिसे सुनकर वहाँ बैठे कर्लिन के पुराने साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब वो सारे गंजे मिलकर गिरान से भिड़ जाते हैं, पर गिरान उन्हें मच्छर की तरह मसल देता है और वो किसी के हमले को आसानी से रोक लेता है और किसी को खिलौने की तरह उठाकर दीवार के आर पार फेंक देता है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। तब यामचा
यामचा उन लोगों को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, पर गिरान को यामचा की ये हीरोगिरी देखकर खुजली होने लगती है और वो यामचा का मुंह तोड़ने के लिए उस पर एक जोरदार मुक्का मारता है, पर यामचा अपनी फुर्ती से खुद को बचा लेता है। तब गोकू भी गुस्से में आकर लड़ने के लिए आगे आ जाता है, पर तभी जैकी चुन बीच में आकर उस लड़ाई को रोक देता है और वो गिरान को नियम तोड़ने पर डिस्क्वालीफाई होने का डर दिखाता है, जिस वजह से गिरान अपना गुस्सा पीकर वहाँ से खिसक लेता है। तब बारिश रुकने के बाद मैच फिर से शुरू होता है और गिरान रिंग में आ जाता है, पर गोकू वहाँ से गायब होता है। तब कर्लिन उसे ढूंढते हुए पीछे जाता है और देखता है कि गोकू वहाँ मजे से सो रहा है और तब कमेंटेटर उसे घसीटते हुए रिंग में ले आता है। तब गोकू अपनी नींद पूरी करके हंसते हुए रिंग में खड़ा हो जाता है और जैसे ही अनाउंसर मैच शुरू करता है, गिरान गोकू को डराने के लिए कहता है कि वो उसकी चटनी बना देगा, पर गोकू उसकी धमकी को इग्नोर करके वहाँ वार्म अप करने लगता है। तब गिरान गोकू को ऐसे दिखाता है जैसे उसके हाथ में कुछ है और उसे अपने पास बुलाता है और जैसे ही गोकू उसके पास जाता है वैसे ही गिरान उसे अपनी पूंछ से मारकर दीवार में पटक देता है, जिससे उसे लगता है कि अब वो मैच जीत चुका है। तब अनाउंसर जैसे ही गिरान को विनर घोषित करने वाला होता है, तभी गोकू सही सलामत दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर गिरान के पसीने छूटने लगते हैं और अनाउंसर भी गोकू को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी जोर से पटकने के बाद भी गोकू को खरोंच तक नहीं आती। तब गोकू गिरान के पेट में एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे गिरान की आंखें बाहर आ जाती हैं और गोकू उसकी पूंछ को पकड़कर उसे घुमाकर रिंग से बाहर भेज देता है। तब सबको लगता है कि गिरान हार गया, पर तभी गिरान अपने पंख निकाल लेता है और हवा में उड़ने लगता है और उड़कर सीधा रिंग के अंदर आ जाता है, जिस वजह से वो सेफ हो जाता है क्योंकि वो रिंग के बाहर गिरा नहीं होता है। तब गोकू गिरान पर हमला कर देता है और गिरान उसे फंसाने के लिए उस पर अपना मैरी गो राउंड गम थूक देता है, जिस वजह से गोकू उस रबड़ जैसी चीज के अंदर पूरी तरह से जकड़ जाता है और चाहकर भी हिल नहीं पाता। तब गिरान उस बेबस गोकू को उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है और जब गोकू नीचे गिरने वाला होता है तो वो हारने से बचने के लिए अपने फ्लाइंग निम्बस को बुला लेता है, जो उसे हवा में ही बचा लेता है। तब गोकू अपने जादुई बादल पर बैठकर वापस आ जाता है, पर गिरान इसे चीटिंग कहता है क्योंकि वो अपने पंखों की मदद से वापस आया जो उसकी बॉडी के पार्ट है, पर गोकू का फ्लाइंग निम्बस उसका बॉडी पार्ट नहीं है, जिस वजह से जज फैसला सुनाते हैं कि क्योंकि गिरान ने अपने थूक वाले गम का इस्तेमाल किया था, इसलिए गोकू का बादल भी सिर्फ एक बार के लिए अलाउड है। तब गोकू उस रबर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तभी गिरान उस पर हमला कर देता है, पर अचानक से गोकू की कटी हुई पूंछ वापस आ जाती है, जिस वजह से वो गिरान के हाथ पर लटक जाता है और अपनी पूंछ को देखकर खुश हो जाता है। तब ये देखकर कर्लिन, मास्टर रोशी और गोकू के बाकी साथी भी हैरान हो जाते हैं। तब गोकू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रबर को तोड़ देता है और गिरान इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उस रबर को कोई तोड़ नहीं सकता है। तब गोकू पास वाली दीवार को एक ही लात में चकनाचूर करके अपनी ताकत दिखाता है और जैसे ही गोकू उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है, वैसे ही गिरान अपनी जान बचाने के लिए सफेद झंडा निकालता है और सरेंडर कर देता है। तब अनाउंसर गोकू को विनर घोषित कर देता है और वहाँ मौजूद दर्शक खुशी से पागल हो जाते हैं। वही बुल्मा और बाकी लोगों के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें गोकू की पूंछ को वापस देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। तब इस जीत के साथ गोकू सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेता है और अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है क्योंकि बाकी के फाइटर्स भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि अनाउंसर एक चार्ट पर पेंटिंग ब्रश से सेमीफाइनलिस्ट के नाम लिख रहा होता है, जहां साफ दिखता है कि कर्लिन का मुकाबला जैकी चुन से और गोकू का मुकाबला नामू से होने वाला है। तब ऑडियंस में बैठी बुल्मा और बाकी लोग गोकू की पूंछ वापस उगने की बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त कर्लिन भी गोकू की पूंछ के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से गोकू उसे बताता है कि वो पूंछ दोबारा से उग गई है। तब अनाउंसर उनके पास आता है और अपना माइक आगे बढ़ाकर उनका इंटरव्यू लेना शुरू करता है। तब अनाउंसर उनसे उनकी उम्र पूछता है, जिस पर गोकू अपनी उंगलियों पर 8, 9, 10, 11 गिनता है और फिर बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि वो 12 साल का है, जिसे सुनकर कर्लिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे आज तक लग रहा था कि गोकू उससे बड़ा है जबकि वो खुद 13 का है। तब अनाउंसर गोकू की पूंछ के बारे में पूछता है कि ये असली है या नकली, जिसे साबित करने के लिए गोकू बिना शर्म के अपनी पैंट नीचे कर देता है और पूरी दुनिया को अपना पिछवाड़ा और पूंछ दिखा देता है, जिसे देखकर बुलम्मा और पूरी भीड़ शर्म से लाल हो जाती है और अनाउंसर हक्का बक्का रह जाता है। तभी अनाउंसर उनके एक ही जैसे कपड़े होने के कारण उनसे
उनके मास्टर का नाम पूछता है और जैसे ही कर्लिन मास्टर रोशी का नाम लेता है वैसे ही पूरी भीड़ और अनाउंसर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो एक लेजेंड होते हैं। तब उसी वक्त बैक स्टेज में हम देखते हैं कि यामचा को जैकी चुन पर शक होता है कि वो मास्टर रोशी हैं, जिस वजह से वो उनके पास जाकर उन पर इल्जाम लगाता है कि वो ही मास्टर रोशी हैं, बस विग लगाए हुए हैं। तब यामचा जैकी चुन की विग को पकड़ने लगता है, लेकिन जैकी चुन इतनी स्पीड से मूव करता है कि वो यामचा के हाथ ही नहीं आता, जिससे यामचा हैरान हो जाता है। तब अनाउंसर जैकी चुन को रिंग में बुलाता है और वो बुड्ढा आते ही माइक छीन लेता है और पागलों की तरह गाना गाते हुए डांस करने लगता है, जिसे देखकर गोकू भी उसके साथ डांस करने लगता है और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मैच शुरू होने का घंटा बजता है और कर्लिन और जैकी चुन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां कर्लिन जैकी चुन के वार को देख भी नहीं पाता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है, जिस वजह से गोकू उसे कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। तब कर्लिन और जैकी चुन एक दूसरे की तरफ गोली की रफ्तार से दौड़ने लगते हैं और वो दोनों टकराते हैं और गायब हो जाते हैं। बस हवा में टकराने की आवाजें आती हैं और अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके लैंड करते हैं। तब जैकी चुन को समझ में आ जाता है कि कर्लिन उसकी स्पीड का मुकाबला कर सकता है, जिस वजह से वो अगले हमले में अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है और फिर से वही सब होता है, जिसके बाद कर्लिन धीरे धीरे करके जमीन पर गिर जाता है। तब अनाउंसर और पब्लिक को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है और रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है, पर कर्लिन बड़ी ही मुश्किल से 9 की गिनती पर खड़ा हो जाता है। तब अनाउंसर उनसे पूछता है कि उस 1 सेकंड में आखिर हुआ क्या। तब कर्लिन और जैकी चुन वो सभी करतब करके दिखाते हैं जो कि उन्होंने पिछले 1 सेकंड में किए होते हैं, जिसे देखकर सबका दिमाग घूम जाता है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि उन्होंने 1 सेकंड में एक दूसरे पर इतने हमले किए हैं। तब फाइट दोबारा शुरू होती है। कर्लिन को समझ आ जाता है कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं जीत सकता, जिस वजह से वो अपना सबसे खौफनाक दांव चलता है। तब वो अपनी जेब से एक पैंटी निकालता है और उसे मैदान में फेंक देता है, जिसे देखते ही उस थरकी बुड्ढे की नीयत डोल जाती है और वो जीप बाहर निकालकर उस पैंटी के पीछे भागता है और उसी मौके का फायदा उठाकर कर्लिन उसे एक जोरदार लात मारता है, जिससे जैकी चुन सीधा बाउंड्री के बाहर उड़ने लगता है। तब सबको लगता है कर्लिन जीत गया है, लेकिन तभी हवा में उड़ते हुए जैकी चुन पीछे की तरफ एक कामेहामेहा फायर करता है, जिसके थ्रस्ट से वो वापस रॉकेट की तरह उड़कर रिंग के अंदर सेफ लैंड कर जाता है। तब ये देखकर कर्लिन के पसीने छूट जाते हैं और सभी लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ मास्टर रोशी ही थे जो कि कामेहामेहा का इस्तेमाल कर सकते थे। तब यामचा को यकीन हो जाता है कि जैकी चुन ही मास्टर रोशी है और कर्लिन पागलों की तरह जैकी चुन पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैकी चुन अपनी आफ्टर इमेज तकनीक इस्तेमाल करता है, जिससे कर्लिन कंफ्यूज हो जाता है और असली जैकी चुन उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर एक करारा चॉप मारता है, जिसकी चोट लगते ही कर्लिन सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरता है और इस बार वो नहीं उठ पाता, जिस वजह से जैकी चुन ये मैच जीत जाता है। तब यामचा जैकी चुन को कन्फ्रंट करता है और उससे कहता है कि वो ही मास्टर रोशी है, पर जैकी चुन इससे मना कर देता है, जिससे यामचा उसकी विग खींचने लगता है, पर वो विग डिटैच नहीं होती है। तब गोकू भी यामचा को बताता है कि जैकी चुन के पास से मास्टर रोशी जैसी स्मेल नहीं आ रही है, जिस वजह से वो मास्टर रोशी नहीं हो सकता, पर यामचा को अभी यकीन नहीं होता। और तब गोकू और नामू के मैच की अनाउंसमेंट हो जाती है। तब हम रिंग के एक कोने में नामू को देखते हैं, जो अपनी आंखें बंद करके अपने गाँव वालों और परिवार को याद कर रहा होता है और उसके दिमाग में वो दर्दनाक मंजर चलता है कि कैसे उसके लोग पानी न होने की वजह से बूंद बूंद को तड़प रहे हैं, जिसे याद करते ही वो मन ही मन कसम खाता है कि वो इस टूर्नामेंट को हर हाल में जीतेगा और इतने पैसे कमाएगा ताकि वो अपने गांव के लिए जितना चाहे उतना पानी खरीद सके। तब मैच शुरू होता है और गोकू जैकी चुन की तकनीक कॉपी करने की कोशिश करता है और वो बहुत तेजी से दाएं बाएं हिलने लगता है ताकि एक करेक्ट आफ्टर इमेज बन सके, जिसे देखकर मास्टर रोशी भी हैरान रह जाते हैं कि गोकू ने सिर्फ देखकर ही ये तकनीक सीख ली है। लेकिन नामू की एकाग्रता इतनी तेज होती है कि वो इस चाल में नहीं फंसता और बिना कंफ्यूज हुए सीधा असली गोकू की तरफ हमला करता है, जिसे देखते ही गोकू तुरंत पीछे उछलकर उस हमले को डॉज कर लेता है और गोकू हैरान होता है कि नामू ने उसे देख कैसे लिया, लेकिन नामू उसे संभलने का मौका नहीं देता और तुरंत गोकू की गर्दन पर अपने हाथ से एक जोरदार वार करता है। गोकू हवा में उड़ता हुआ पीछे जाता है। तब नामू को लगता है कि गोकू अभी कमजोर है, तो वो उसे दबोचने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी गोकू अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है और चालाकी से नामू के पैर में फंसाकर उसे मुंह के बल जमीन पर गिरा देता है। तब दोनों फिर से खड़े होते हैं और गोकू एक नया पैंतरा सोचता है और टॉर्नेडो चिल्लाता है। तब वो अपने हाथ चिपकाकर एक लट्टू की तरह भयंकर स्पीड में गोल गोल घूमने लगता है
और नामू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू की स्पीड इतनी तेज होती है कि नामू उसके पास भी नहीं भटक पाता और डर कर पीछे हटता है। तब गोकू घूमते घूमते नामू को रिंग के किनारे तक खदेड़ देता है, लेकिन तभी ज्यादा घूमने की वजह से गोकू का सिर घूमने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए रुक जाता है। और इस बार नामू उस पर हमला नहीं करता, बल्कि गोकू का सिर इतना बुरी तरह चकरा रहा होता है कि वो खुद ही लड़खड़ाकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। तब नामू देखता है कि गोकू खुद ब खुद गिर गया है, तो वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता होता, जिस वजह से वो तुरंत एक बहुत ऊंची छलांग लगाता है और वो इतना ऊपर जाता है कि बादलों के बीच पहुंच जाता है। और वहां से नामू गोकू से माफी मांगते हुए अपने दोनों हाथों को क्रॉस करता है और एक मिसाइल की तरह सीधा नीचे गोकू की तरफ डाइव लगाता है। तब नामू पूरी रफ्तार के साथ नीचे आता है और अपने क्रॉस किए हुए हाथों से सीधा गोकू की गर्दन पर एक जोरदार प्रहार करता है, जिसकी चोट इतनी भयानक होती है कि गोकू की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तब गोकू को बेसुध पड़ा देख सबको लगता है कि खेल खत्म हो गया है, जिस वजह से अनाउंसर काउंटिंग शुरू करता है और नामू को यकीन हो जाता है कि गोकू अब नहीं उठेगा, क्योंकि उस टेक्निक से जिस पर भी वार किया जाता है वो 10 दिनों तक होश में नहीं आता। तब अनाउंसर की गिनती 9 तक पहुंच जाती है और नामू की जीत बस 1 सेकंड दूर होती है, लेकिन ठीक तभी गोकू की आंखें खुलती हैं और वो झटके से उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर नामू और पूरी भीड़ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता कि उस जानलेवा हमले के बाद भी गोकू सही सलामत खड़ा हो जाएगा। तब नामू फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा, जिस वजह से वो दोबारा हवा में छलांग लगाता है और इस बार वो बादलों के भी पार बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है ताकि वो दोबारा वही हमला कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू भी हार नहीं मानता और वो भी नामू के पीछे पीछे उतनी ही ऊंची छलांग लगा देता है, जिसे देखकर हवा में ही नामू के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो अब बेबस है और डाइव भी नहीं लगा सकता है। तब दोनों हवा में बादलों के बीच एक दूसरे के सामने आते हैं और गोकू हवा में तैरते हुए उसे एक जोरदार फ्लाइंग किक मारता है, जिसकी चोट से नामू का एरियल बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पत्थर की तरह सीधा नीचे गिरने लगता है और रिंग के बाहर जाकर जमीन पर गिरता है। तब गोकू सुरक्षित अपने पैरों पर लैंड करता है और उस मैच को जीत जाता है। तब थोड़ी देर बाद हम बैक स्टेज देखते हैं, जहाँ नामू अपना सामान पैक कर रहा होता है और वो बहुत उदास है क्योंकि वो पानी नहीं जीत पाया होता। तभी वहाँ जैकी चुन आता है और उसे एक खाली कैप्सूल देता है ताकि वो अपने गाँव के लिए पानी ले जा सके, जिस वजह से नामू को ये समझ में नहीं आता है कि उसे उसकी गाँव की तकलीफ के बारे में कैसे पता है। तब जैकी चुन समझाता है कि वो मन पढ़ सकता है क्योंकि वो मास्टर रोशी हैं और उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करते हैं। तब मास्टर रोशी उसे ये भी बताते हैं कि वो भेष बदलकर इसलिए लड़ रहे हैं ताकि गोकू और कर्लिन को ये ना लगे कि वो दुनिया में सबसे बेस्ट है और वो ट्रेनिंग करना छोड़ दें। तब नामू पूछता है कि उनके बालों का क्या राज है, तो मास्टर रोशी बताते हैं कि वो गोंद से चिपकाए हुए हैं। तब नामू कहता है कि उसके पास पानी खरीदने के पैसे नहीं है, जिस वजह से जैकी चुन उसे एक कुआं दिखाते हैं और बताते हैं कि उस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है, जिस वजह से वहाँ वो हवा की तरह बिल्कुल मुफ्त है। तब ये सुनकर नामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जैकी चुन उसे बताते हैं कि वो अपने कैप्सूल में जितना चाहे उतना पानी भरकर अपने गांव ले जा सकता है, जिससे नामू भावुक होकर मास्टर रोशी का शुक्रिया अदा करता है और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तब मास्टर रोशी उसे अपनी तरह कपड़े पहनने फिर से मास्टर रोशी को कहने लगता है कि वो उनकी सच्चाई जानता है। वैसे ही मास्टर रोशी उसे भीड़ में खड़े नामू को देखने के लिए कहते हैं, जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह लग रहा होता है और ये देखकर यामचा को यकीन आ जाता है कि जैकी चुन मास्टर रोशी नहीं है। तब अनाउंसर फाइनल मैच का ऐलान करता है, जिस वजह से गोकू उछलते हुए रिंग में आता है और जैकी चुन भी तैयार होता है। तब हम देखते हैं कि दोनों की आंखों में जीत की भूख दिखाई देती है और जैकी चुन मन में सोचता है कि ये बच्चा बहुत खतरनाक है, जिस वजह से उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तब फाइट शुरू होने का इशारा होता है और जैकी चुन बिना एक पल गवाए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही गोकू उसके हमले से बचने के लिए तुरंत हवा में ऊंची छलांग लगा देता है। लेकिन जैकी चुन का तजुर्बा उससे कहीं ज्यादा निकलता है और वो गोकू की चाल भांप लेता है और हवा में ही उसके पीछे पहुंचकर एक जोरदार वार उसकी पीठ पर करता है, जिसकी चोट लगते ही गोकू का बैलेंस हवा में ही बिगड़ जाता है और वो एक पत्थर की तरह सीधा रिंग के बाहर गिरने लगता है, जिसे देखकर ऑडियंस की सांसें अटक जाती हैं और सबको लगता है कि खेल खत्म हो गया है। लेकिन ठीक तभी हवा में गिरते हुए गोकू अपनी पूंछ को किसी हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह भयंकर स्पीड में घुमाना शुरू कर देता है और ग्रेविटी को चकमा देते हुए वो उड़कर वापस रिंग के अंदर सेफ लैंड कर जाता है। तब जैकी चुन डिसाइड करता है कि अब वो अपना सबसे खतरनाक वार कामेहामेहा इस्तेमाल करेगा, लेकिन गोकू उसे गलत साबित करते हुए तुरंत वही पोज बनाता है और अपना खुद का कामेहामेहा छोड़ देता है।
तब दोनों एनर्जी बीम्स बीच हवा में टकराती हैं और एक जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके के असर से दोनों फाइटर्स हवा में उड़ जाते हैं और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरते हैं। जिसके बाद जैकी चुन फिर खड़ा होता है और अपनी रफ्तार बढ़ाकर डबल आफ्टर इमेज तकनीक इस्तेमाल करता है। तब गोकू उसे पकड़ने के लिए हमला करता है, लेकिन उसका हाथ सिर्फ हवा में ही घूमता रह जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं। और इसी मौके का फायदा उठाकर जैकी चुन उसे एक करारी लात मारता है, जिससे गोकू उड़ता हुआ सीधा दीवार में जाकर भिड़ता है। लेकिन दीवार से टकराते ही गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो जैकी चुन से भी एक कदम आगे निकलता है, क्योंकि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन आफ्टर इमेजेस बनाकर जैकी चुन को कंफ्यूज कर देता है और उसके सिर पर एक जोरदार टपली मार देता है। तब फाइट के बीच में अचानक से गोकू को जैकी चुन का चेहरा काफी जाना पहचाना लगने लगता है और वो ऐसा बोलने लगता है कि वो मास्टर रोशी हैं, जिसे सुनकर जैकी चुन की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो तुरंत एक झूठी कहानी बना देता है कि नहीं भाई, मैं तो मास्टर रोशी का कजन हूँ। और भोला भाला गोकू उस सफेद झूठ को सच मान लेता है। तब इसके बाद जैकी चुन अपना सबसे अजीबोगरीब पैंतरा निकालता है, ड्रंकन बॉक्सिंग, और वो लड़खड़ाने का नाटक करता है और गोकू को बुरी तरह धोबी पछाड़ देने लगता है। लेकिन गोकू हार नहीं मानता और बंदर बनकर जैकी चुन को दौड़ाकर मारता है और एक जोरदार किक उसके मुंह पर जड़ देता है। तब जाकर जैकी चुन को समझ आता है कि ये फाइट अब आर पार की है और वो अपनी सारी नौटंकी बंद करके एकदम सीरियस हो जाता है और अपनी हथेलियां फैलाकर एक ऐसा वार तैयार करने लगता है जिसे देखकर लगता है कि अब तो गोकू का बचना नामुमकिन है। तब हम देखते हैं कि जैकी चुन एक अजीब सी हिप्नोटिक टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू करता है और वो अजीब आवाजें निकालकर गोकू को सुलाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से गोकू की आंखें भारी होने लगती हैं और देखते ही देखते गोकू वहीं रिंग के बीच में गहरी नींद में सो जाता है। तब ये देखकर ऑडियंस और रेफरी शॉक हो जाते हैं और रेफरी काउंटडाउन को शुरू कर देता है। तब यहाँ जैकी चुन को लगता है कि वो जीत चुका है और वो अपनी जीत को लेकर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और यहाँ कर्लिन और यामचा चिल्ला रहे होते हैं, पर गोकू अभी भी बेहोश ही होता है। तब हम देखते हैं कि बुल्मा को एक आइडिया आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए गोकू को खाने के लिए बुलाती है। तब खाने का नाम सुनते ही गोकू की नींद उड़ जाती है और वो झटके से उठकर इधर उधर देखने लगता है और खाने के बारे में पूछने लगता है। तब बुल्मा उसे समझाती है कि अगर वो ये मैच जीत जाएगा तो उसे पेट भर के खाना मिलेगा, जिसे सुनकर गोकू खुश हो जाता है। तब वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और गोकू रॉक पेपर सीजर्स मूव का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो अपना दिमाग लगाता है और वो मुंह से पेपर बोलकर चालाकी से रॉक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जैकी चुन कंफ्यूज हो जाता है और उसे जोरदार पंच पड़ता है, जिससे जैकी चुन की हवा टाइट हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तब सारी ऑडियंस को इस मैच में बहुत मजा आ रहा होता है और रेफरी काउंटडाउन को शुरू कर देता है। तब जैकी चुन फिर से खड़ा हो जाता है और तय करता है कि अब उसे उस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए जो उसने बचा कर रखी है। तब जैकी चुन अपना सबसे खतरनाक लाइटनिंग फ्लैश सरप्राइज अटैक यूज करता है और वो अपनी हथेलियों से हजारों वोल्ट की बिजली छोड़ते हैं, जिस वजह से गोकू हवा में लटक जाता है और उसे बहुत तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तब जैकी चुन उसे हार मानने के लिए कहते हैं, पर गोकू हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक से गोकू की नजर आसमान में पूरे चांद पर पड़ती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी बॉडी में बदलाव आने लगता है। तब देखते ही देखते गोकू एक विशालकाय ग्रेट ऐप यानी बंदर में बदल जाता है, जिस वजह से वो अपना आपा खो देता है और पूरे स्टेडियम को तोड़ना शुरू कर देता है। तब वहाँ भगदड़ मच जाती है और कर्लिन गोकू को रुकने के लिए कहने लगता है, गोकू तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा क्योंकि वो फुल मून देख के कन्वर्ट हो गया है और उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से अगर हमें इसे रोकना है तो हमें इसकी पूंछ को फिर से काटना पड़ेगा। तो इसलिए पुआरू जाओ, फिर से कैंची बन के उसकी पूंछ को काट दो। लेकिन गोकू इतना भयानक हमला कर रहा होता है कि कोई उसके पास नहीं जा पाता। तब जैकी चुन को समझ आ जाता है कि अब गोकू को रोकना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से वो अपनी मसल्स को बढ़ाकर पावर को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो कामेहामेहा को मैक्सिमम पावर पर इस्तेमाल कर सके। तब जैकी चुन अपनी सबसे पावरफुल बीम छोड़ देता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तब ये देखकर बुल्मा, पुआर और बाकी सब रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गोकू उस धमाके में मारा गया है और अनाउंसर ये ऐलान करता है कि जैकी चुन उस टूर्नामेंट को जीत गया है। पर कर्लिन जैकी चुन को गोकू का कातिल कहने लगता है और बाकी सभी लोग भी जैकी चुन को बुरा
बुरा भला कह रहे होते हैं। तब जैकी चुन सभी को मलबे के अंदर देखने के लिए कहता है और सभी को वहाँ पर गोकू की पूंछ नजर आती है, जिस वजह से सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि गोकू वहाँ मलबे के ऊपर बिना कपड़ों के बड़े मजे से खराटे मार रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने कामेहामेहा से गोकू को नहीं बल्कि उस चांद को उड़ाया है, जिस वजह से गोकू अब कभी भी इस मॉन्स्टर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तब सब ऊपर आसमान में देखते हैं कि सच में चांद गायब हो चुका है और वो सभी ये देख के हैरान हो जाते हैं। तब जैकी चुन अनाउंसर को जल्द से जल्द काउंटिंग शुरू करने के लिए कहता है ताकि गोकू के उठने से पहले वो जीत जाए। पर तभी गोकू की नींद खुलती है और वो अपने आप को नंगा देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता है। तब इतने बड़े धमाके के बाद गोकू को सही सलामत देखकर जैकी चुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाती है। पर क्योंकि गोकू के कपड़े फट चुके होते हैं तो कर्लिन उसे अपना यूनिफॉर्म दे देता है। तब मैच दोबारा शुरू होने का ऐलान होता है, पर जैकी चुन अब बहुत थक चुका होता है और वो मन ही मन सोचता है कि उस कामेहामेहा ने उसकी सारी एनर्जी निचोड़ ली है। पर वो फिर भी एक आखिरी बार कामेहामेहा का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर उसका वो हमला फेल हो जाता है। तब दूसरी तरफ गोकू अभी भी फ्रेश लग रहा होता है और वो जैकी चुन पर कामेहामेहा का इस्तेमाल कर देता है और जैकी चुन को रिंग से बाहर फेंक देता है, जिससे सबको लगता है कि गोकू वो लड़ाई जीत चुका है। पर जैकी चुन रिंग के बाहर वाले हिस्से में अपना पैर फंसा लेता है और रिंग में वापस आ जाता है। तब वो दोनों फैसला करते हैं कि अब एनर्जी अटैक्स का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों खाली हो चुके हैं, जिस वजह से वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तब जैकी चुन एक किक मारता है, गोकू ब्लॉक करता है, फिर गोकू पंच मारता है, जैकी चुन डॉज करता है और ये फाइट इतनी इंटेंस होती है कि अनाउंसर बताता है कि 4 घंटे बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। अगर मैंने इस मैच को जल्दी से खत्म नहीं किया तो गोकू मरते दम तक मेरे साथ ऐसे ही लड़ता रहेगा, पर आखिरकार अब मैं इसे हराऊं कैसे। पर तभी गोकू की छोटी बॉडी को देखकर जैकी चुन को एक आइडिया आता है और वो दोनों हवा में उछलकर एक दूसरे को किक मार देते हैं और दोनों फाइटर सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तब डबल नॉकडाउन होने की वजह से रेफरी काउंटिंग शुरू करता है, पर दोनों में से कोई नहीं हिलता। तब भीड़ शांत हो जाती है और बुल्मा और कर्लिन पागलों की तरह गोकू को उठने के लिए चिल्लाते हैं, पर हम देखते हैं कि काउंटिंग खत्म होने तक कोई नहीं उठ पाता। तब अचानक से अनाउंसर एक नया रूल बताता है क्योंकि उस टूर्नामेंट के 2 विजेता नहीं हो सकते। तो गाइस, फाइनल मैच होने के कारण हम दोनों को विजेता घोषित नहीं कर सकते और क्योंकि दोनों गिरे हुए हैं तो इसलिए जो फाइटर सबसे पहले उठकर मुस्कुराते हुए मैच जीत गया हुआ बोलेगा वही विनर होगा। तब ये सुनकर गोकू लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करता है और उठकर मुस्कुराते हुए सेंटेंस बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे जाती है और वो वापस जमीन पर ढेर हो जाता है। लेकिन तभी जैकी चुन अपने बूढ़े हड्डियों में जान फूंकता है और किसी तरह खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए मैं जीत गया हूँ बोल देता है, जिससे वो टूर्नामेंट जीत जाता है। मैं ये लड़ाई इस वजह से जीत पाया हूँ क्योंकि मेरी टांगे गोकू से लंबी हैं और इसी वजह से मेरी किक का असर गोकू की किक से ज्यादा रहा है, पर मैं फिर भी गोकू की ताकत की दाद देता हूँ क्योंकि ये पहला ऐसा पर्सन है जिसने म्यूटेन रोशी को अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है। तब अनाउंसर जैकी चुन को विजेता घोषित कर देता है और उसे टूर्नामेंट की प्राइस मनी दे देता है। तब गोकू जैकी चुन से ये वादा लेता है कि जब वो ट्रेनिंग करके और ज्यादा ताकतवर होगा तब जैकी चुन को उससे मुकाबला करना पड़ेगा। तब कर्लिन और गोकू मास्टर रोशी को ढूंढने लगते हैं और यहाँ मास्टर रोशी अपने असली रूप में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो अपना जीता हुआ पैसा अपनी अय्याशी पर उड़ाएंगे। तब मास्टर रोशी सबके पास चले जाते हैं और गोकू और कर्लिन को उनकी परफॉर्मेंस के लिए शाबाशी देते हैं। तब मास्टर रोशी उन्हें यह भी समझाते हैं कि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई उनसे ताकतवर जरूर होगा, जिस वजह से उन्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके लिए कर्लिन और गोकू तैयार हो जाते हैं। तब मास्टर रोशी सबको ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं और गोकू को इतनी जोर से भूख लगी होती है कि उसके मुंह से पानी निकलने लगता है और वो वहाँ जानवरों की तरह खाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट का वेटर और मास्टर रोशी दोनों के पसीने छूट जाते हैं। तब हम देखते हैं कि गोकू 50 आदमियों का खाना अकेले खा जाता है, जिस वजह से उनका बिल $108 बन जाता है। तब ये सुनकर मास्टर रोशी की आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि उनका सारा प्राइज मनी $115 जो उन्होंने इतनी मेहनत से जीता था वो गोकू के एक वक्त के खाने में उड़ जाता है, जिस वजह से उनके सारे सपने टूट जाते हैं। तब सभी लोग वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गोकू और कर्लिन ट्रेनिंग करने के लिए मास्टर रोशी के साथ जाने की बात करते हैं, पर मास्टर रोशी उन्हें समझाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, जिस वजह से उन लोगों को अपना खुद का रास्ता खोजना चाहिए और खुद ट्रेनिंग करनी चाहिए। तब गोकू ये तय करता है कि अब वो अपने ग्रैंडपा की ड्रैगन बॉल को ढूंढेगा,
पर तब बाकी सभी लोग उसे बताते हैं कि वो उसके साथ नहीं चल सकते, जिस वजह से गोकू अकेला ड्रैगन बॉल ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब कर्लिन अभी भी मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने तो अभी तक ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं है, जिसे सुनकर मास्टर रोशी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका लॉन्स के साथ अकेले टाइम बिताने का सपना खराब हो जाता है। तब गोकू सबसे अलविदा लेता है और फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के ड्रैगन बॉल ढूंढने निकल जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।